अब हम लोग जो हमारी क्लास 9th की इकोनॉमिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है ना। ये सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू विलेज पालमपुर, क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं पालमपुर गांव। देखो एक्चुअल में इस चैप्टर में आपको समझाना क्या चाहेगा, हालांकि बात तो यहाँ पर एक गांव की हो रही है, लेकिन इस गांव से आपको थोड़ा बहुत चीजें समझाएगा कि कैसे कैसे एक गांव रन करता है, क्या क्या चीजें होती हैं। आपको बस एक गांव की कहानी बताएगा और इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो उसी से रिलेटेड चीजें बनेंगी। कुछ कुछ चीजें होंगी जो आपको जाननी होंगी, उसके अलावा ये चैप्टर में ऐसा कुछ खास नहीं है, एक स्टोरी टाइप चीजें चलती रहेंगी, वो आपको ध्यान रखनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द चैप्टर बिगिंस बाय इंट्रोड्यूसिंग पालमपुर। इस चैप्टर को हम पालमपुर से स्टार्ट कर रहे हैं। एक फिक्शनल विलेज है जो एक टिपिकल इंडियन विलेज की बात बताता है, जो एक जनरली हर आपके इंडियन जो भी आप आपके गांव होंगे उनकी गांव की जो कहानी होगी वही वैसे इसमें कहानी होगी। इसकी मदद से, इस गांव की कहानी को पढ़ के इसकी मदद से हम क्या पता लगाएंगे, हाउ पीपल इन रूरल एरियाज मतलब गांव के इलाकों में कैसे अपना लाइवलीहुड जीते थे या फिर अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं। गांव में क्या करते हैं जनरली, गांव में लोग साइबर कैफे खोल के बैठते हैं, नहीं, वो इंटरनेट, कहीं कहीं गांव में तो इंटरनेट ही नहीं आते। तो जो चीजें गांव में चलते हैं वो पढ़ने वाले हैं। लाइवलीहुड कैसे वो जीते थे, हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस, मतलब कैसे कैसे लोग पैसा कमाते थे गांव में, कमाते हैं, या जो भी हम पढ़ने वाले। सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विलेज पालमपुर। कुछ नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी भी चीज का नेचर, किसी भी चीज का फीचर। मैं अगर बोलूं कि ये मेरा भाई कैसा दिखाई दे रहा है, तो मेरे भाई के थोड़े बाल यहाँ आ रहे हैं, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर है। मेरे भाई का थोड़ा सा सांवला कलर है, मेरे भाई का थोड़ा सा हाइट जो है, यानी कि जनरली आप किसी का भी कैरेक्टर मतलब कोई कैसा है, तो गांव कैसा है। तो बोलता है ऑल्दो पालमपुर एक गांव है और इसके अंदर बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, गांव में वेल कनेक्टेड रोड्स हैं। ठीक है ना, मतलब पालमपुर जो है वो दूसरे गांव से अच्छे से कनेक्टेड है। ट्रांसपोर्ट लाइक बुलॉक कार्ट्स, तांगा हो गए, ठीक है ना, ट्रक हो गया या मोटरसाइकिल, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए। कोई दिक्कत, गांव की बात बता रहे हैं, अब इसमें मैं क्या ही कहानी चलेगी एक तरीके से, कोई दिक्कत इस चीज में, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो बोलता है मोस्ट हाउसेज, शॉप्स और स्मॉल बिजनेस इन पालमपुर हैव इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया, मतलब लगभग सारे घरों में, दुकानों में और कोई छोटे मोटे बिजनेस अगर चल रहे हैं उन सब में पालमपुर में बिजली आती है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन इन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ठीक है ना, मतलब जहाँ पे छोटे छोटे खेत है तो वहां पे आप देखते हो कभी कभी हम ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं सिंचाई के लिए, कुएं से पानी खुद से ना खींचे तो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो देखो इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा खासा यूज है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां बहुत ही बुरा हाल पड़ा है। समझ में आया। आगे एजुकेशन की बात करें, पालमपुर में दो प्राथमिक, 1 से लेकर 5वीं तक जो विद्यालय होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हायर स्कूल है जहाँ पे 6 से लेकर 12 तक एजुकेशन होती है। देर इज अ हेल्थ सेंटर, यहाँ पर बात कॉलेज की नहीं हुई, अब इतना भी डेवलप मत बना दो कि गांव शहरी लगने लग जाए, है ना। तो देर इज अ हेल्थ सेंटर, एक हेल्थ सेंटर भी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहां पर लोग मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। कोई दिक्कत, बेसिक सी बात बता रहे हैं। वाटर और इरिगेशन की बात करें, फार्मर ट्यूबवेल्स और नहर, कैनाल्स मतलब नहर का यूज करते हैं अपनी खेतों को सिंचाई करने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। हेल्पिंग देम ग्रो क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर, और इसी से यहाँ कोई नदी की बात नहीं करी, नहर है, कुएं हैं, सिंचाइयां हो रही है। शॉप्स और स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं। अब जायज बात है, गांव में एक चीजें तो थोड़ी सी कम होती हैं, जितने खेत है क्या उतनी दुकानें होती हैं क्या गांव में, नहीं। तो वही, देयर आर स्मॉल शॉप्स इन द विलेज जो रोजाना की चीजें बेचते हैं, जैसे कि फूड्स, सीड्स, कपड़े, ये सब चीजें। कुछ लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी इंक्लूडेड हैं या इन्वॉल्व हैं, मतलब जरूरी नहीं है गांव है तो गांव में सिर्फ खेतियां ही होती होंगी, उसके अलावा और भी चीजें होती हैं। जैसे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, और चीजें इन द सेंस, जैसे मान लो हम खेती कर रहे हैं तो खेती के साथ साथ वहाँ दुकानें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें चलते हैं, राशन का सामान वान मिलता है, ये शॉप्स हो गई। उसके अलावा भाई कपड़े के भी तो दुकानें होंगी। उसके अलावा कुछ कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, एक ही घर के अंदर एक छोटी सी फैक्ट्री खोल ली, कोई भी छोटा मोटा कपड़ा बनाना, नॉर्मल छोटी सी प्रोडक्शन का काम करना। लार्ज स्केल इंडस्ट्री फैक्ट्रीज की नहीं बात कर रहा, स्मॉल स्केल।
आप स्मॉल स्केल से, स्केल मतलब छोटे स्तर पर, और छोटे स्तर पर क्या, इंडस्ट्री, यानी कि छोटी सी फैक्ट्री खोलना, जैसे कि पोल्ट्री हो गई, डेयरी की फैक्ट्रीज हो गई, डेयरी, दूध, ये सब, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब देखो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया, जहां हमने किस चीज के बारे में बात करी थी कि हमारा जो पालमपुर गांव है वहां क्या क्या चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स में? देखो मेन है, चीजें थोड़ी नई नई लग रही होंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो चीजें समझ में आ रही है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो जो पीपल हैं पालमपुर के, वो दो तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पहले मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी मैं वर्ड बार बार इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वर्ड यूज करूं, इसका मतलब ऐसा कोई काम जिससे क्या कमाया जाए, पैसा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसा कोई भी काम जिससे आप क्या कमाओ, पैसा। तो बोलता है पालमपुर में ना जनरली लोग दो तरीके से पैसा कमाते हैं, एक क्या करके, फार्मिंग, और एक नॉन फार्मिंग। फार्मिंग कैसे? फार्मिंग, अब आप थोड़ा सा 8th क्लास की ज्योग्राफी याद करो, 3 टाइप्स की एक्टिविटीज होती थी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिजरी। प्राइमरी खेती बाड़ी करना, सेकेंडरी इंडस्ट्री फैक्ट्रियों में काम करना, और टेरिजरी सर्विस देना, जो ज्यादातर शहरों में होता है, गाँव में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। तो फार्मिंग प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं ज्यादातर लोग, या फिर नॉन फार्मिंग करते हैं, जैसे सेकेंडरी हो गई और उसके अंदर और क्या हो गई, टेरिजरी। अगर मैं बात करूं फार्मिंग की, प्राइमरी की, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजर्स। गांव के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फार्मिंग। और आपको पता है, आप किसी भी गांव में जाओ, क्या वहां ऐसा है कि वहां खेती बाड़ी कम और बाकी सेक्टर्स में ज्यादा काम होता हो? बहुत रेयर ही होगा कोई ऐसा गांव, वरना फिर उसको आप गांव कहना बंद कर दोगे, वो फिर डेवलप्ड होने लग जाएगा, सिटी बनने लग जाएगी वो, क्योंकि वहां से फिर खेत हटेंगे तो लोग अपने घर बनाने शुरू कर देंगे खेतों की जगह पर, और क्या होगा। फार्मिंग सबसे मेन ऑक्यूपेशन है, लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। मोस्ट पीपल इन पालमपुर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अपना जीवन जीने के लिए ज्यादातर लोग पेट पालने के लिए जो काम करते हैं, वो क्या काम करते हैं पालमपुर में, एग्रीकल्चर। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे, फार्मर्स ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स इन अ ईयर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। जो फार्मर है ना, वो बहुत सारी क्रॉप्स का खेती करते हैं, ऐसा नहीं कोई एक ही खेती को ग्रो करते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इसीलिए आप देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब हम खेती करते हैं तो उसमें कुछ नए मेथड्स का, या मॉडर्न, एक होता है पुराना तरीका जो बहुत पुराने समय से हम अपनाते हुए आ रहे हैं खेती करने का तरीका, जिसमें हम बारिशों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक आता है आपका नया तरीका, मॉडर्न तरीका, जिसमें आप HYV सीड्स का यूज करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हाई यील्ड वेराइटी, HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स। हाई मतलब ज्यादा, यील्ड मतलब पैदावार। तो ऐसे बीज, ऐसे सीड्स का यूज करना जिससे खेतों में ज्यादा पैदावार हो, ऐसे सीड्स का यूज करना। फर्टिलाइजर का यूज करना, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्लास 8 की आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, और इरिगेशन। तो देखो वही फार्मर जो है जनरली मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करते हैं इसमें, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, बोले एक तो ज्यादातर लोग पालमपुर में दो तरीके के काम करते हैं, एक तो फार्मिंग का काम और एक नॉन फार्मिंग का काम। फार्मिंग अगर करते हैं तो प्राइमरी एक्टिविटी खेती बाड़ी, और नॉन फार्मिंग में फिर हो सकता है कि कोई, जैसे मैंने अभी अभी पढ़ाया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल के बैठ जाए, छोटी सी घर में इंडस्ट्री, या कोई छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठ जाए, या फिर कोई डेयरी की एक्टिविटी, जैसे कि दूध दही ये सब चीजों की दुकान खोल के बैठ जाए। तो देखो डेयरी फार्मिंग जैसे कि वही गाय का दूध निकालना, भैंस का दूध निकालना, और उसे आगे जाके शहरों में बेच देना, ठीक है ना। या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो जैगरी या पोट्री या टेक्सटाइल, कपड़ा, ठीक है ना, या मटके, इन सब का काम करती है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट बिजनेस की अगर हम बात करूं तो बहुत सारे अब देखो यहाँ पर नॉन फार्मिंग में एक और काम हो रहा है, आप मुझे बताओ, रिक्शा जो चलाना है, ये प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी है, टेरिजरी है मेरे भाई? टेरिजरी है, सर्विस देना। हालांकि उसमें जो चीज है वो बन रही है वो सेकेंडरी हो जाएगी, जो रिक्शा जो भी बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो काम सर्विस देने का है। तो इसीलिए देखो ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ज्यादातर जो विलेजर्स हैं वो रिक्शे का यूज करते हैं, बुलोक कार्ट का यूज करते हैं, घोड़ा गाड़ी हो गई, बैलगाड़ी हो गई, इस तरीके से ट्रक का इस्तेमाल करते हैं सामान या इंसानों को इधर से उधर मूव कराने में। अगला शॉप्स एंड ट्रेडिंग, मतलब दुकानें चलाते हैं या व्यापार करते हैं। अगर मैं व्यापार को, ट्रेडिंग को क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से, ध्यान समझना। जैसे मान लो मैंने एक जनरली आप किसी बाहर दुकानों पे जाओ, ग्रोसरी स्टोर पे,
आप वहां से मैगी खरीद लो। जब आप मैगी खरीदते हो कि क्या वो दुकान वाला मैगी बनाता है क्या? नहीं। तो वो क्या कर रहा है, वो खरीद के ला रहा है और फिर आपको बेच रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग, है ना, चीजों को खरीदना फिर बेचना। तो ये दुकान, ये चीजें हैं, जैसे कि ग्रोसरीज हो जाए, कपड़ों की दुकान, या फार्मिंग के टूल्स हो जाए, जैसे बीज, सीड्स। सीड्स जो है खेती के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो बेचता होगा उसे। क्लियर है? दोनों चली जाओ। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मतलब कहता है अगर आप ये पढ़ना चाहते हो प्रोडक्शन कैसे होती है, हाउ प्रोडक्शन हैपन्स, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो, बोलता है वी नीड टू लर्न अबाउट 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये वाली जो चीज़ें देखो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें एडवांस होती जाएंगी, अच्छी अच्छी होती जाएंगी, इसमें कुछ नहीं करना। मैं आपको बस यहाँ पर इस टॉपिक को याद रखना, आप इसकी हेडिंग बना सकते हो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको पता है फार्मिंग है, फार्मिंग में आप किसी चीज, खेती प्रोडक्शन कर रहे हो, खेती को बना रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज का। जब आप फार्मिंग करोगे तो जनरली प्रोडक्शन करने के लिए, फार्मिंग मतलब प्रोडक्शन, या वो इंडस्ट्री में भी हो सकती है, प्रोडक्शन करने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए रहती हैं, 4 फैक्टर्स। क्या 4 फैक्टर्स चाहिए होते हैं? सबसे पहला फैक्टर देखो क्या लिखा हुआ है, लैंड। किसी भी चीज की प्रोडक्शन करनी है तो क्या चाहिए? जमीन। ठीक है ना? बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन करना है अगर आपको फार्मिंग या फिर कोई दूसरा भी काम करना है, उसके अंदर वो लैंड के अंदर देखो, आप उसको पानी भी कह सकते हो, मिट्टी भी कह सकते हो, जंगल, जो मर्जी कहना है। और लैंड लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? जाहिर बात है लैंड तो लिमिटेड ही होती है। ऐसा थोड़ा ना कि नई नई जगह आप बना सकते हो, पानी को हटा हटा के, समुद्र को हटा हटा के जमीन थोड़ा ना बना सकते हो। फार्मर हैव टू यूज मॉडर्न टेक्निक्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब अब इंसान को पता है कि जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, ये जो भी है इतनी जमीन है, तो इसी जमीन पे कोशिश करनी है ज्यादा खेती हो। देखो वही प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। पहला फैक्टर, प्रोडक्शन के कितने फैक्टर होते हैं? 4। पहला फैक्टर लैंड, दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं लेबर। जायज बात है, जमीन आ गई, प्रोडक्शन करनी है ना, जमीन तो हो गई, अब क्या चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर जो काम करते हैं, पालमपुर में 2 तरीके के लेबर्स होते हैं, या फिर 2 टाइप्स ऑफ लेबर वर्क इन द फार्मिंग। एक तो हो गए स्मॉल फार्मर और एक हो गए लैंडलेस लेबर्स। अब आपको पालमपुर में 2 तरीके के लेबर पाए जाएंगे। पहला, छोटे किसान, खुद की जमीन है उनकी, ठीक है ना, दे वर्क ऑन देयर ओन फील्ड्स, अपने खुद की जमीन है। और एक हो गए लैंडलेस फार्मर, मतलब ऐसे किसान जिनके पास खुद की भी जमीन नहीं है, वो किसी दूसरों के खेतों में जाकर दिहाड़ी या मजदूरी करके काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे देखो, मैंने आपको स्मॉल फार्मर्स बोला, मैंने ऐसे फार्मर नहीं बोले जो अमीर हैं, क्योंकि जो अमीर फार्मर होते हैं ना जनरली गांव में, वो खुद से खेती नहीं करते, वो लैंडलेस लेबर ही लाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो वो खुद से बहुत रेयर है। जायज बात है, उसके पास इतनी बड़ी जमीन होगी, वो अकेला भी कैसे ही कर लेगा। क्लियर है? उसके बाद लैंडलेस लेबर हो गए। हालांकि लैंडलेस लेबर में कुछ स्किल लेबर बोल रखा है कि देखो अगर आपको ट्रांसपोर्ट का काम करना है तो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए। मान लो अगर आपको ऐसे कोई बैटरी वाला रिक्शा लाना है गांव में और वो इस्तेमाल करवाना है आपको, जायज बात है, उसके लिए जो आपको लेबर चाहिए वो ऐसा चाहिए जिसको गाड़ी चलानी आए, या कोई भी काम हो तो वो काम करना है। तो कि कैपिटल पे थे अब हम। कैपिटल मतलब पूंजी। प्रोडक्शन करनी है, जमीन जरूरी है, लैंड, उसके साथ साथ लेबर जरूरी है। अब आप बोलोगे भैया लैंड का मतलब ही तो पूंजी हुआ, कि जब पैसा होगा आपकी जेब में तभी तो आपके पास जमीन होगी। नहीं मेरे भाई, लैंड तो किराए पे भी आ सकती है ना। अब मैं आपको पूंजी समझाता हूँ। जैसे मान लो ये मैं अपनी अपने बिजनेस की बात करता हूँ, सपोज ये मेरा कमरा है, लैंड है मेरे पास। हालांकि ये मेरी लैंड भी कैपिटल ही होगी मेरी, क्यों? मेरी असेट, संपत्ति है मेरी भाई, असेट्स है मेरी, मेरी पूंजी है ये। लेकिन मान लो मैं मेरी किराए की होगी बाई चांस, तो अगर मैं किराए की जमीन पे कहीं पड़ा रहा हूँ, तो उस टाइम पर वो जो मेरी जमीन है, वो लैंड तो मेरी अभी भी है ही, लेकिन क्या वो मेरी है? नहीं। तो वहां वो लैंड हो गई, प्रोडक्शन के लिए चाहिए। लेकिन उसके बाद जो मेरी ये बेंचेस हैं, या मेरा जो डिवाइस है जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, या जो मेरा बोर्ड लगा हुआ है, या जो मेरा पंखा, ये कोई भी चीज है, ये सब आप मुझे बताओ मेरे को ट्यूशन पढ़ाने के काम आ रहे हैं? हाँ। अब बेंचेस नहीं होंगे कहाँ बैठोगे? बोर्ड नहीं होगा या ये डिवाइस नहीं होगा कहाँ? दिस इज कॉल्ड
कैपिटल, पूंजी। प्रोडक्शन करनी है खेती में, एग्रीकल्चर में, जमीन तो हो गई, इस जमीन के लिए सिंचाई करनी है या उससे पहले आपको मिट्टी खोदनी है, ट्रैक्टर चाहिए, या फिर जो गाय भैंस होती है जिसको आप यहाँ लगा के फिर आप करा, बैल 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 चाहिए होती है, वो क्या है, कैपिटल ही तो है। सब छोड़ो, उसके बाद जब आप सीड्स बीज बोते हो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, वो सब आपके पास जब ही तो होगा जब आपके पास क्या हो, कैपिटल। तो आप समझ रहे हो पूंजी क्या है, कैपिटल क्या है। लैंड और कैपिटल में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब पर्सन, अब देखो सॉरी फिक्स, अब जो कैपिटल भी है ना उसको आप देखो दो पार्ट में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। ये मुझे बताओ, मैं आपको व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहा हूं, मैंने मार्कर लिया नया और नया डस्टर लिया, सस्ता भी है और एक टाइम बाद ये 10 साल तक चला लूंगा क्या मैं वो व्हाइट बोर्ड और डस्टर, नहीं, एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा। जैसे खेती कर रहा हूँ, खेती करके मैंने ट्रक लिया, ट्रैक्टर कह रहा हूँ ट्रैक्टर, जब मैंने ट्रैक्टर लिया, वो ट्रैक्टर क्या सिर्फ उसी साल खेती के काम आएगा क्या, नहीं। और अगर मैं बात करूं ट्रैक्टर के अलावा, मैं अगर बात करूं क्या कहते हैं बीज बोने के लिए, वो क्या उसी साल काम आएंगे क्या हर साल काम आएंगे, जो आज बीज बो रहा हूं वो तो उसी साल काम आएंगे। तो भैया मेरी दो तरीके की पूंजी होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड पूंजी जो एक बार खरीदी लंबे समय तक फायदा दे रही है, और एक पूंजी जो वर्किंग है, जो सिर्फ उसी साल खेती या कोई भी प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसके लिए काम आ रही है। समझ में आया। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल वो टूल या मशीन या बिल्डिंग या ट्रैक्टर्स या जो भी आप ट्यूबवेल खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म यूज, क्लियर है। वर्किंग कैपिटल जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड या वेजेस, आपके यहाँ पे कोई आके काम करेगा उसको दिहाड़ी दोगे, वो भी तो अपनी पूंजी से ही निकाल के दोगे, वो भी है क्या, वो हर हर साल दोगे क्या, वो नहीं, जब जब खेती करोगे तब तब दोगे। तो भैया प्रोडक्शन करनी है, चार फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तीन पढ़ चुके हैं, पहला लैंड, लेबर, कैपिटल। अगला इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, लेकिन आपकी बुक में से ह्यूमन कैपिटल कहा होगा, हो सकता है आपकी बुक में एंटरप्रेन्योर भी कहा गया हो। ये क्या है भैया, भैया लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, लेकिन इन सबको चलाने वाला नहीं है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। मतलब अ पर्सन हु मैनेज एंड ऑर्गेनाइज, जो इंसान इस सारी चीजों को मैनेज करेगा, और नहीं है तो इन सबको लाएगा, किस किस चीजों को, जमीन नहीं है तो जमीन, लेबर है तो लेबर, कैपिटल तो कैपिटल। मान लो यहां पर इस कमरे में लैंड भी है, इसको चलाने के लिए मान लो लेबर भी है, लेबर मतलब और 4-5 हमने ट्यूटर रख रखे हैं, और मान लो कैपिटल पैसा भी बहुत है चलाने के लिए, लेकिन ओनर नहीं है जो इन सबको मैनेज करेगा या चलाएगा, कंपनी का मालिक ही नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज ह्यूमन कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप। तो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ह्यूमन कैपिटल। कोई दिक्कत है इन चारों में, किसी को दिक्कत है तो बताओ, चलें आगे। तो देखो इससे हमारा पालमपुर का कोई लेना देना नहीं है, ये बात भी ध्यान रखो, ये जो मैंने पढ़ाया है ये तो हर प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। लेकिन अब हम आते हैं कि अब देखो, ये मैंने आपको बोला कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लेकिन अब पालमपुर का इससे क्या लेना देना है पढ़ते हैं। तो देखो पालमपुर का इससे क्या लेना देना है, तो पालमपुर में जो लैंड है उसका क्या यूज है, तो बोलता है पालमपुर की जो जमीन है ना वो फुल्ली कल्टिवेटेड है, सो फार्मर्स कैन नॉट एक्सपेंड देयर फार्म्स, जो भी है सारी जमीनें उन सब पे खेतियां हो रही हैं, तो फार्मर्स जो हैं वो अपनी जमीनों को अब एक्सपैंड नहीं कर सकते और नहीं बढ़ा सकते खेती करने के लिए। दे यूज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब मान लो जैसे तो एक प्रॉब्लम आ रही है साइड बाय साइड, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, जब आप देख रहे हो आबादी बढ़ रही है तो खेती भी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, जमीन तो है नहीं, सारी जमीनों पे तो खेती हो रही है, तो क्या करेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग या मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड मतलब ऐसे मेथड का इस्तेमाल करना जिससे पैदावार ज्यादा हो, खेती ज्यादा हो, रिजल्ट ज्यादा निकले। और मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक के साथ साथ एक ही खेती पे दूसरी चीजों की भी खेती करना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट, पहला ये जमीन का इस्तेमाल होता है। देखो लैंड का इस्तेमाल हो गया, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, लेबर की। तो
तो हमने ये पढ़ लिया पालमपुर में लैंड का क्या सीन है। अब हम पालमपुर में लेबर का क्या सीन है वो पढ़ते हैं। लेबर की हम बात करें तो जो छोटे छोटे किसान है वो अपनी जमीनों पे काम करते हैं, और जो बड़े किसान फार्मर्स है, लार्ज फार्मर्स, वो लैंडलेस लेबर, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं लैंडलेस लेबर, जिनकी खुद की जमीन नहीं है, जो दूसरों की जमीनों पे जाके काम करते हैं, वो उनके वहां पे जाके रोज दिहाड़ी पे काम करा करते हैं। बहुत सारे लेबर्स तो बहुत गरीब भी हैं और अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार भी हैं, जिनके पास काम नहीं है करने को, तो इसीलिए बेचारे क्या कर लेते हैं, कम दिहाड़ी पे काम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत? चलें आगे। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल का क्या सीन है पालमपुर में? कहता है लार्ज फार्मर इन्वेस्ट इन मॉडर्न इक्विपमेंट। जो ज्यादा से ज्यादा बड़े फार्मर हैं वो इन्वेस्ट करते हैं मॉडर्न इक्विपमेंट में, मतलब जो बड़े किसान है, बड़ा पैसा है उनके पास, तो ट्रैक्टर खरीद लेंगे, ट्यूबवेल खुद का खरीद लेंगे, HYV सीड्स खरीदेंगे। HYV सीड्स का यूज होता है अच्छी पैदावार के लिए, ध्यान रखना। और वहीं अगर हम किसानों, छोटे किसानों की बात करें, तो छोटे किसान क्या करेंगे? क्या उनके पास ट्रैक्टर ये सब खरीदने के पैसे हैं? नहीं, उनकी खेती छोटे बेचारों की। तो वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार हैं, मनी लेंडर्स, जो पैसा देते हैं गिरवी, है ना, पैसा देते हैं किसी चीज को गिरवी रखवा के, तो वो क्या करते हैं, उनसे पैसा गिरवी पैसा ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, या बड़े किसानों से या जाके बैंक से उधार ले लेते हैं, ताकि वो भी सीड्स खरीद सके और फर्टिलाइजर खरीद सके, और फिर वो छोटी जो किसान की खेती है वहां पे जाके खेती कर सके। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कैपिटल भी यहाँ पे दो तरीके की, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। इसके बाद हम बात करते हैं सेलिंग द प्रोड्यूस, मतलब जो भी वो बना रहे हैं अब उसको वो कैसे बेचते हैं। तो जो बड़े बड़े किसान हैं वो तो जायज बात है, ऑलरेडी वो सरप्लस में चल रहे हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, वो देखते हैं जनरली, अच्छा मैं बड़ा किसान हूँ बहुत ज्यादा, मैं क्या करूंगा, मेरे को मान लो मैंने 100 किलोग्राम गेहूं की खेती करी है और मेरी फैमिली को सिर्फ 50 किलो की खेती की जरूरत है, तो 50 किलो साइड कर देगा और 50 किलो को मार्केट में जाके बेच दे। लेकिन बेचारे जो छोटा किसान है वो तो सिर्फ अपने खुद के पेट पालने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके पास इतनी तो जगह भी नहीं है ना। वो अपना जैसे जैसे पैसा निकालेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, क्या पता थोड़ा बहुत हिस्सा वो बेच भी आए, क्योंकि कर्जा ले रखा वो भी तो चुकाना है कि नहीं। चलो, तो हमने पढ़ लिया कि पालमपुर में, अभी तक हमने देखो दो तीन चीजें पढ़ी है। एक बार फिर से हम इंट्रो पे वापस आते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पालमपुर गांव कैसा है, फिर हमने पढ़ा पालमपुर गांव का फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा दिखाई देता है, क्या क्या कहानी है पालमपुर की। ये कहानी पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या एक्टिविटीज होती है पालमपुर में, दो, एक तो फार्मिंग और एक नॉन फार्मिंग। उसके बाद हम बात करें आगे, फिर हमने पढ़ा कि 4 फैक्टर क्या होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ह्यूमन कैपिटल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका पालमपुर में क्या सा सीन चल रहा है, तो हमने पालमपुर में क्या क्या सिचुएशन चल रही है वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि अब हम ये ऊपर देख चुके हैं कि ये सिचुएशंस है, लैंड का ऐसे यूज होता है, लेबर का ऐसे यूज होता है, कैपिटल का ऐसे यूज होता है, और सेलिंग द प्रोड्यूस मतलब ह्यूमन कैपिटल फिर कैसे कैसे अपना आगे इस्तेमाल करते हैं चीजों का, ये बता दिया। लेकिन चैलेंजेस क्या आते हैं प्रोडक्शन करते टाइम इन चीजों में, तो देखो चैलेंजेस जो है पालमपुर में हम देखते हैं, ये जनरली पालमपुर की बात करिए, पर एक्चुअल में पालमपुर मत समझो, हर इंडिया में क्या प्रॉब्लम है उसकी बात है। सबसे पहला, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो हर किसान है ना, उनके पास जमीन बराबर नहीं बटी, कुछ बेचारे बहुत छोटे हिस्से में वे खेती कर रहे हैं, किसी किसी के पास बहुत बड़ा हिस्सा है खेती करने के लिए। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्मॉल फार्मर्स के पास बहुत ही छोटा जमीन है। एक ये प्रॉब्लम, आप बताओ ये प्रॉब्लम आपने ऊपर देखी नहीं देखी? हाँ, ये तो पढ़ा था हमने, कुछ कुछ छोटे किसान होते हैं, कुछ कुछ बड़े किसान होते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि देखो खेती ज्यादा अच्छी जब होती है जब एक बड़ा पोर्शन हो सबके पास। जब इंसान ऑलरेडी छोटी जगह पे खेती कर रहा होता है तो पैदावार भी ज्यादा नहीं होती, और उसके लिए उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगानी पड़ जाती है। अगर वहीं ज्यादा खेत हो तो अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम आगे चले, लो वेजेस फॉर लेबर, ठीक है ना। अब देखो एक प्रॉब्लम हमने ये पढ़ी थी कि कुछ कुछ मजदूर तो बेचारे बहुत ज्यादा गरीब होते थे, बेरोजगार होते थे, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेते थे सस्ती दिहाड़ी में भी काम करना। तो एक ये प्रॉब्लम है ना। देखो जो लैंडलेस लेबर है उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो काम करें कम पैसे में। तीसरा, लैक ऑफ कैपिटल फॉर स्मॉल फार्मर्स। अब देखो जो छोटे किसान है, क्या उनके पास ज्यादा पैसा होता है? नहीं, तो फिर वो क्या करते थे, जमींदारों से या जो जो बड़े बड़े किसान है उनसे पैसा गिरवी रख के ले आते, मतलब किसी भी चीज को गिरवी रखते थे और फिर उनसे उधार लेकर आते थे। और फिर वो अब जो उन्हें उधार भी देना पड़ता था, उस उधार पे ब्याज देना पड़ता था, और ब्याज का भी जो दर होता था, रेट होता था, हम सुना ब्याज पे पैसा देना, उस पर जो रेट भी देना पड़ता था वो उन्हें ज्यादा देना पड़ता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद दूसरा, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब खेती बाड़ी से एक प्रॉब्लम और होती है, वो कि जब भी आप मॉडर्न फार्मिंग करते हो तो एक तो मिट्टी खराब हो जाती है, और दूसरा आपका धीरे धीरे ग्राउंड वाटर भी कम होता जा रहा है।
कोई दिक्कत इस चीज में? आगे चलते हैं। कंक्लूजन क्या है इस चीज का, रिजल्ट क्या है इस चीज का? देखो कंक्लूजन सिंपल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्शन की पालमपुर में, वो ये दिखा रही है कि प्रोडक्शन के लिए आपको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। और पहली चीज देखो, अब ये वही चीज कि प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, तो पहला कंक्लूजन यही है कि अगर आपको अच्छी प्रोडक्शन करनी है, अच्छी लैंड होनी चाहिए, अच्छी लेबर होनी चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, और आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप, उसको चलाने वाला भी बंदा अच्छा होना चाहिए। फिर हम बात करें जो छोटे किसान है, हम क्या प्रॉब्लम का कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो वही, जो छोटे किसान हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास पैसा नहीं है या मनी नहीं है, एक ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। हम कंक्लूजन मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे, हम कुछ ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर आपको ये पढ़ना है कि ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है, नहीं नहीं, कंक्लूजन मतलब पालमपुर की सिचुएशन देखी और उसको देख के हम क्या एक फाइनल सिचुएशन देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या सीन है। तो हमने ये पढ़ा ऊपर जितना भी कि प्रोडक्शन करनी है कितने फैक्टर चाहिए, 4 फैक्टर, जायज बात है, ऊपर भी हमने यही पढ़ा। दूसरा हमने ये पढ़ा पालमपुर की कहानी देखकर कि जितने भी छोटे किसान हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनके पास जमीन कम है या फिर उनके पास पैसा कम है। जमीन कम होती है तो छोटी खेती, और छोटी खेती के फिर वो उसके लिए भी उधार लेने जाते हैं तो वो ब्याज ज्यादा देर पे मिलता है। तीसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इंक्रीज करती है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो नई प्रॉब्लम लाती है जैसे डिग्रेडेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आपने ऊपर देखा बड़े बड़े किसान HYV सीड्स का यूज करते थे। जब वो किसान HYV सीड्स का यूज करते हैं तो मिट्टी की जो उपजाऊ है या जो मिट्टी की फर्टिलिटी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। आप देखो गांव में फर्टिलाइजर का जब यूज करते हैं हम, तो वो किसान की जो खेती होती है ना, वो मिट्टी वो कमजोर होती जाती है, एक टाइम बाद वो इतनी अच्छी पैदावार नहीं दे पाती। फिर 1-2 साल किसानों को खेती करना छोड़ना पड़ता है ताकि वो अगले साल फिर से मिट्टी और मजबूत हो जाए। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, मिट्टी लैंड जो है वो डिग्रेड होती जा रही है, और अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हो, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी ला रहे हो, तो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि वही काम अब किससे होने लग रहे हैं, मशीनों से। ये एक प्रॉब्लम होने लग रही है। क्लियर है? इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज फार्मिंग इन पालमपुर। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग मतलब प्राइमरी एक्टिविटी कैसे की जाती है, बोलता है फार्मिंग सबसे प्राइमरी एक्टिविटी है गांव की। ये चैप्टर ये एक्सप्लेन करेगा कि फार्मिंग कैसे की जाती है और कैसे कैसे डिफरेंट फैक्टर्स लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मॉडर्न मेथड्स को यूज करा जाता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो आप बताओ, देखो ये चीज हमने जस्ट अभी अभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ये चीज हम कल ही पढ़ चुके हैं, है ना? तो अब उसी चीज को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। लैंड और उसके क्या यूज है पालमपुर में। लैंड इज लिमिटेड, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं। पालमपुर जो है फुल्ली कल्टिवेटेड है, मतलब ज्यादातर वहां पे खेती ही होती है। इसका मतलब एक चीज कि जितनी भी जगह है उन सब पे किसान खेतियां ही कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि वो अपनी फार्म को एक्सपेंड नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैं कहूं मेरे पास एक पूरा रूम है, इसमें मैं आधी जगह खेती करता हूं, मान लो आबादी बढ़ी, मैंने कहा चलो कोई नहीं थोड़ा सा और हिस्सा बढ़ा लेता हूँ खेती के लिए, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, जगह तो है ना, आधा रूम इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा और, लेकिन अगर मैं पूरे कमरे में इस्तेमाल कर रहा हूँ खेती करने के लिए, नाउ डू आई हैव मोर लैंड सो दैट आई कैन डू सम मोर फार्मिंग? नहीं, मेरे पास एक लिमिटेड ही लैंड है, अब मैं इस पे जितने पे भी खेती कर रहा हूँ सारी जमीन तो मैंने यूज ही कर रखी है। तो इसका मतलब पालमपुर में भी आप फार्म्स को एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। द लैंड इन द विलेज इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। जमीन भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड है, स्मॉल फार्म्स में और मीडियम और लार्ज फार्म्स में। स्मॉल फार्म्स, अब देखो इसमें हम थोड़ा ज्यादा डीपली चल सकते हैं। जैसे छोटे किसान जो है, जो छोटी जगह जो है खेती की, उसमें आपको बोलता है फार्मर जिसमें 2 हेक्टेयर से भी कम की जमीन में लोग फार्मिंग करते हैं, उसे स्मॉल फार्म कहते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्म्स की अगर हम बात करें, फार्मर्स विद मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जिसके पास 2 से ज्यादा हेक्टेयर ऑफ लैंड हो, उसको हम मीडियम या लार्ज फार्म्स कहेंगे। फार्मर जो है वो सेम लैंड का यूज करते हैं और अलग अलग खेती करते हैं अलग अलग सीजन में, जिसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मैंने कल भी आपको मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में समझाया था लास्ट क्लास में भी। अच्छा, कौन कौन सी खेती जो है पालमपुर में उगाई जाती है? तो पालमपुर में जनरली 3 खेती उगाई जाती है, खारीफ, राबी एंड थर्ड इज समर क्रॉप जिसे कहा गया है। खारीफ क्रॉप जो होती है वो मॉनसून की क्रॉप्स है, ध्यान रखना। इसमें ज्वार, बाजरा, गन्ना ये सब उगाया जाता है मॉनसून का सीजन। मॉनसून का सीजन जब बारिश आती है क्या? हाँ, मॉनसून का सीजन जून से लेकर सितंबर तक होता है, जब अच्छी खासी बारिश आती है, यानी कि ये खेतियों बारिश भर भर के चाहिए, इनका मतलब इन खेतियों को। उसके बाद राबी क्रॉप्स आती है, विंटर क्रॉप्स।
ये जिसमें वीट, बार्ले या मस्टर्ड, ठीक है ना, ये उगाए जाते हैं विंटर के सीजन्स में। अक्टूबर से मार्च का टाइम होता है और ये क्रॉप्स जो है इसको कम पानी चाहिए, इसीलिए मतलब सिंचाई पानी जो इरिगेशन करते हो आप उसके लिए कम पानी चाहिए, इसलिए तो सर्दियों में उग रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड क्रॉप जो है वो समर, गर्मियों में उगाए जाते हैं, जैसे पोटैटोज है ना, ये समर में मार्च से जून के टाइम पे उगाए जाते हैं और इसमें पानी की जरूरत जो पूरी होती है, बारिश तो नहीं आ रही वहां पे, लेकिन पानी की जरूरत को हम पूरा कैसे कर रहे हैं, ट्यूबवेल्स के द्वारा। आपने देखा होगा मीडियम या लार्ज फार्मर्स अपना खुद का ट्यूबवेल लगा के बैठे हैं, है ना, उससे। अगर हम बात करें तो ये तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग हो रही है पालमपुर में। देखो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो इस टॉपिक पे फोकस करना, फार्मिंग इन पालमपुर। हम प्रीवियसली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ के बैठे थे और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि पालमपुर में कैसे खेती हो रही है, तो पालमपुर में हमने पढ़ा 3 तरीके की खेतियां होती हैं। अब पालमपुर की बात करते हैं, क्या पालमपुर में मॉडर्न मेथड्स अपनाए गए हैं खेती के लिए? क्या बिल्कुल, पालमपुर में मॉडर्न मेथड्स अपनाए गए हैं। मॉडर्न मेथड समझते हो, मतलब ट्रेडिशनल एक मेथड होता है जो पुराने जमाने में अपनाया जाता था, जो सालों दर साल अपनाया जाता है पुराना तरीका, और मॉडर्न मतलब देयर इज लाइक कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना या नई नई सीड्स का यूज करना जिससे पैदावार ज्यादा होती है, कमर्शियल पर्पस के लिए खेती करना, पैसा कमाने के लिए। पालमपुर में मॉडर्न मेथड अपनाया गया ताकि हम क्या कर सकें, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें क्रॉप्स की। कुछ मेथड है जिसमें पहला मेथड है यूज करना हाई यील्ड वेराइटी HYV सीड्स, कल ही मैंने सीड्स की बात करी थी, ठीक है ना। फार्मर इनको यूज करते हैं अच्छी पैदावार के लिए, ठीक है ना, और ये ट्रेडिशनल सीड जो पहले सीड्स का यूज किया जाता था उनसे ज्यादा बेटर होती है क्योंकि इससे पैदावार ज्यादा निकलती है, ज्यादा खेती प्रोड्यूस होती है। दीज सीड्स आर यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस, गेहूं और क्या कहते हैं चावल के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा मॉडर्न मेथड करना है आपको, मॉडर्न मेथड अपनाना है फार्मिंग का, तो दूसरा क्या करो, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करो। फार्मर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। सॉइल की फर्टिलिटी मतलब सॉइल अच्छी पावर होल्ड कर सके, ज्यादा से ज्यादा हमारे को बेटर रिजल्ट दे सके, ठीक है ना। और पेस्टिसाइड्स को यूज करा जाता है खेतियों को बचाना बीमारियों से या पेस्ट से, बिकॉज ये हार्मफुल होते हैं हमारी सॉइल, दे ऑल्सो हार्म द सॉइल एंड वाटर, क्योंकि अगर वो पेस्ट या डिसीजेस बढ़ गई तो उनसे जो हमारी सॉइल है या हम जो पानी दे रहे हैं वो उसको डैमेज कर सकती है। इरिगेशन, इरिगेशन मतलब अच्छा सिंचाई, पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्यूबवेल लगा देना या नहर लगा देना। अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले कि पालमपुर में क्या क्या मेथड है, ट्यूबवेल है और कैनल है। क्या कोई नदियां बहती है पालमपुर में? नहीं, इमेजिनरी गांव है, नहीं बहती वैसे, ठीक है ना। फार्मर इलेक्ट्रिक पंप का भी यूज करते हैं जिससे ग्राउंड सोर्स से पानी निकल जाए, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर से। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैपिटल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन फार्मिंग। फार्मिंग में कैपिटल, पूंजी, पैसा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैपिटल होती क्या है। तो देखो अगर फार्मिंग करनी है पालमपुर में तो पैसा बहुत चाहिए, यानी कि मनी चाहिए। इसका मतलब किस लिए पैसा चाहिए, बीड्स सीड्स खरीदना, बीज HYV सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर भी जायज बात है पैसों से ही आएगा, पेस्टिसाइड्स भी पैसों से आएगा, टूल्स यंत्र खरीदना क्या कहते हैं फार्मिंग करने के लिए, और इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी हो, जैसे कि ट्यूबवेल अगर आप अपने आप वहां लगा दो या पंप लगवा दो अपने यहाँ जिससे पानी अच्छा आ सके, उन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है। लार्ज फार्मर्स हैव इनफ कैपिटल टू इन्वेस्ट दीज इनपुट। बड़े बड़े किसानों के पास बहुत पैसा है ये सारी चीजों को उपलब्ध कराने का, लेकिन वहीं अगर हम छोटे किसानों की बात करें तो उन्हें क्या करना पड़ता है, मनी लेंडर या लार्ज फार्मर से इन सब चीजों को उधार में लेना पड़ता है। और वहीं पर इस वजह से हम क्या देखते हैं, इस वजह से डेप्ट आ जाता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, ये फोर्थ टॉपिक सॉरी यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे है ना ये इस तरीके से, हाँ ओहो एक सेकेंड, एक चीज डबल डबल कॉपी हो गई है, ध्यान रखना, तो इसको ना हम हटा देते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है जी, यहाँ तक ये है, ठीक है। इसके बाद ये डबल डबल हो गई है, क्लियर है, आगे चलते हैं। तो चौथा टॉपिक जो हमने पढ़ा था कैपिटल और उसकी इंपॉर्टेंस जो है क्या है फार्मिंग में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलें तो दैट इज प्रॉब्लम इन फार्मिंग। फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बोलता है मॉडर्न मेथड जो है ना वो आपकी पैदावार तो बढ़ाते हैं, ज्यादा खेती प्रोड्यूस तो होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम्स, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मतलब जब आप केमिकल फर्टिलाइजर का भर भर के यूज करते हो तो आपकी डैमेज हो जाती है सॉइल, मिट्टी डैमेज हो जाती है, किस वजह से, नेचुरल रिसोर्स डैमेज होता है फर्टिलाइजर की वजह से। और जब आप ज्यादा पानी निकालते हो ट्यूबवेल से तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे, अब देखते हो ना आप हर साल क्या होता है जनरली, आपने बर्मा देखा है, बर्मा सुना है क्या होता है बर्मा, बर्मा को और आपके गांव में क्या कहते हैं, अरे जो हैंड पंप होता है जिससे हम क्या कहते हैं उसे,
चापाकल, आप नल, और आपके गांव में कुछ कहते थे? नहीं, अच्छा गांव ही नहीं है, सॉरी। हाँ जी, तो हमारे गांव नहीं, मतलब जब मैं मेरी नानी के घर जाता था तो वहां पे भी होता था ऐसे बर्मा, खारा पानी निकलता उससे। तो आप देखते हो क्या कहते हैं, चपाटा, चपाकल, बड़ा डेंजरस नाम है ये तो, चपाकल। तुम्हारे में क्या कहते हैं? नल। बताया नहीं तुमने अभी तक, किसने चीटिंग करी है? छुट्टी हो जाती है अब तक तो यहीं बैठे रहो। कह रही क्या करेगी घर जाके, यहीं पर है। मैं नहीं, मैं तो छुट्टी करना था, तुम्हारी बहन ने रोका, देखो। मैंने नहीं, सही में अब इसने बोला इसकी बात माननी पड़ेगी, अब नहीं होगी तुम्हारी छुट्टी। मैं तो सही में करने वाला था। अच्छा हाँ, ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन मतलब धीरे धीरे जो जमीन का पानी है वो और नीचे होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है जहां जहां अवेलेबल था। तो एक ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, हम प्रॉब्लम की बात करें तो जो जमीन है ना उसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमने कल के पॉइंट्स में भी देखा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो छोटे किसान है ना उनके पास जो है जमीन कम है, तो जायज बात है, वो क्या कहते हैं, इतनी जमीन नहीं है जिसमें वो ज्यादा खेती करके ज्यादा अच्छा पैसा कमा सके, और उनके पास ज्यादा जमीन है नहीं, इसलिए वो ज्यादातर दूसरों से पैसा उधार लेते हैं या फिर फैमिली लेबर बन के उनके वहां पे काम करते हैं। मान लो किसी के पास, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, इसके पास बड़ा खेत है, तो उसी पे जाके काम कर लेते हैं, ठीक है ना। और हाँ जी, डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स की अगर हम बात करें तो जो छोटे किसान हैं वो बोरो करते हैं मनी लेंडर, जो बड़े बड़े जमींदार हो गए मान लो, या बड़े बड़े सेठ आदमी हो गए जिनके पास जो बहुत पैसा है, उनसे उधार लेते हैं। और लेकिन ना वो लोग भी पता क्या करते हैं, उनसे ब्याज ज्यादा चार्ज करते हैं, जिस वजह से वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप जब किसी से लोन लेते हो तो आप उसको कहते हो कि मैं आपका लोन चुका दूंगा, आप फिर क्या होता है, खेती अच्छी हो नहीं पाती, और फिर आप क्या कहते हैं, जब उस खेती को अच्छी हो नहीं पाती तो जायज बात है वो कर्जा अब आप चुका नहीं पाए, अब वो आपसे बोलता है भाई ब्याज दो, तो आपको प्रेशर बनता है ब्याज देने का। फिर आप क्या करते हो, फिर आप उससे दोबारा और लोन मांगते हो या किसी और से और लोन मांगते हो ताकि आप उसका ब्याज चुका सको, या फिर थोड़ा और पैसा बच जाए तो फिर से कुछ और खेती ट्राई कर लो। तो जब आप डेब्ट ट्रैप में कब फंसते हो आप, जब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आए, जब आप कैसी सिचुएशन में हो कि आपके ऊपर, ध्यान सुना, आपके ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, आप ऑलरेडी किसी का ब्याज चुकाना है और उसके लिए आप कर्जा ले रहे हो, यानी कि आपको किसी का इंटरेस्ट पे करना है और आप उसके ऊपर और लोन लेकर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दैट इज द सिचुएशन ऑफ डेब्ट ट्रैप। क्लियर है? ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में फंस जाते हैं लोग। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल है कि पालमपुर में बैकबोन है, पालमपुर की इकोनॉमी की बैकबोन फार्मिंग है, क्योंकि अगर फार्मिंग अच्छी हुई तो वहां पे आप समझ लो क्या कहते हैं, बहुत विकास है, बहुत सब बढ़िया चल रहा है। अगर खेती पूरे साल अच्छी नहीं हुई तो पूरा पालमपुर बहुत बुरे हालत में हो सकता है। लेकिन हम एक चीज और देखते हैं, ओवर यूज करते हैं हम रिसोर्स का, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, छोटे किसान चैलेंजेस फेस करते हैं, फिर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स भी यूज करी जाती है, जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन को भी इंप्रूव हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम भी है इससे। तो कुछ कुछ चीजें अवेलेबल भी हैं बट साइड बाय साइड प्रॉब्लम भी है। एक तो जमीन बराबर बटी हुई नहीं है ना, और आप देखोगे HYV सीड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, लेकिन उससे सॉइल की वैल्यू कम होती जा रही है, वो घटती जा रही है, ठीक है ना। चेंजेस अफेक्टिंग लैंड सस्टेनेबिलिटी इन पालमपुर, ऐसे चैलेंजेस जो अफेक्ट करते हैं लैंड की सस्टेनेबिलिटी पालमपुर में, मतलब चैलेंजेस, परेशानियां या प्रॉब्लम्स जो हमारी लैंड की मतलब हमारी लैंड है ये कंटिन्यूस सही रहे, तो उस चीज को क्या चैलेंज कर रहा है, तो उस चीज को क्या परेशान कर रहा है, कौन सी चीजें ऐसी जो बाधाएं डाल रही है इस चीज में। जैसे सिंपल सी चीज है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। हम एक्सट्रीम यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का, जिससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है। ये पॉइंट आप लिख देना। इससे क्या क्या हो रहा है, देखो सॉइल डिग्रेड हो रहा है, इरोजन हो रहा है, पेस्टिसाइड्स भी हमें जो है हमारे क्या कर रहे हैं ना, हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी में, उसको डैमेज कर रहे हैं। मतलब जो हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं ना, ताकि हम क्या कर सकें, हम उसमें कोई डिसीजेस जो हो खेती में वो मार दे,
लेकिन वो जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं, इंप्रूव करने में मदद करते हैं, ये उनको भी मार देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। दूसरा, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। क्या हमने ये चीज नहीं पढ़ी? ये एक चैलेंज है कि नहीं है? बिल्कुल। जो हम कंटिन्यूअसली पानी ग्राउंड वाटर से निकाले जा रहे हैं तो वो धीरे धीरे और डिप्लेट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तीसरी प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हम ग्रो करते हैं एक ही खेती में एक से ज्यादा एक साल के अंदर एक से ज्यादा खेती हम ग्रो करते हैं। मतलब एक पूरा साल है, एक पूरे साल में हम एक से ज्यादा 2 बार खेती कर दें एक ही खेत के अंदर, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। इसमें क्या कहता है, कंटिन्यूअस अगर आप क्रॉपिंग करोगे तो सॉइल का न्यूट्रिएंट ज्यादा तेजी से कम होता जाएगा, क्योंकि अब उसको टाइम भी नहीं मिल रहा ना रीजनरेट करने का। लोग क्या करते हैं, लोग 3 महीने खेती करी, उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर से दोबारा खेती करनी शुरू कर दी, जैसे खरीफ क्रॉप की करी फिर रबी कर दी, ऐसे ऐसे। तो एक ही साल में जब आप 2-2 खेती कर दोगे तो क्या सॉइल को थोड़ा बहुत टाइम मिला? मतलब आप किसी चीज पे कोई मशीन को कंटिन्यूस यूज करोगे तो वो खराब होने के चांस पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे ना। तो सेम वही चीज इसके अंदर भी होती है, क्लियर है? तो वही सेम चीज, तो इस वजह से लोअर यील्ड आने लगेगी, मतलब रिजल्ट, पैदावार जो होगी वो कम होने लग जाएगी। तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, ठीक है ना। हालांकि किसी किसी सिचुएशन में फायदा भी देती है मल्टीपल क्रॉपिंग। और चौथा, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम पढ़ ही चुके हैं, चैलेंजेस। देखो ये सारे चैलेंजेस, ये चैलेंजेस बार बार आ रहे हैं। अब मैं केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करना, दूसरा, सभी बोलो, मल्टीपल क्रॉपिंग एक प्रॉब्लम है। तीसरा, ग्राउंड वाटर डिप्लेट होता जा रहा है या फिर ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज करना, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। और चौथा क्या, लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं, आओ। कहता है सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करो, जैसे कि मैन्योर और कंपोस्ट। इसमें आप केमिकल फर्टिलाइजर से आप क्या करते हो, जब आप इसका यूज करोगे इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर तो आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी और पॉल्यूशन भी कम होगा और अच्छी सॉइल की हेल्थ भी बढ़ेगी। इसलिए खाद का यूज करो, मैन्योर ज्यादा अच्छा इंप्रूव करता है आपको। कहता है वाटर को कंजर्व करो, बचा के रखो। कैसे? रेन वाटर को बचाओ, है ना, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो या ड्रिप इरिगेशन करो। वो याद है 8th में भी तो हमने साइंस में यही पढ़ा था, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दो। आप क्या करते हो, ढोल देते हो पूरा पानी, ज्यादा जगह तक फैल नहीं पाता तो स्प्रिंकल करो। आपने सुना भी होगा जब पौधों को भी पानी देते हैं तो वो कहते हैं वो छिड़क के देना चाहिए पानी, है ना। वो डायरेक्ट उसमें नहीं पूरा ढोला और मटके के अंदर या फिर वो गमला उसके अंदर पूरा पानी डाल दे, ऐसे नहीं करो। तो इस तरीके से पानी बचाओ। अगला, क्रॉप रोटेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री करो। मतलब कहता है सेम क्रॉप्स को ईयर टू ईयर करने से बढ़िया क्रॉप में रोटेशन करो। वो था, अगर आप देखोगे वो मल्टीपल क्रॉपिंग था। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। मल्टीपल क्रॉपिंग एक ही साल के अंदर 2-2 खेती करना एक ही जमीन पे, लेकिन क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन मतलब सेम क्रॉप को आफ्टर ईयर इसी एक ही खेत पे उगाने से बढ़िया आपको बोलता है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्रॉप रोटेशन। जिस वजह से मतलब एक साल किसी और चीज की खेती कर ली, फिर अगले साल किसी और चीज की। इससे होगा क्या, जैसे मान लो एक ए टाइप की खेती और एक बी टाइप की खेती। अगर आप ए टाइप की खेती को कंटिन्यूस यूज कर रहे हो और बी टाइप की खेती का यूज नहीं कर रहे, तो ए टाइप की खेती मान लो 2 न्यूट्रिएंट होते हैं, एक्स न्यूट्रिएंट, वाई न्यूट्रिएंट। एक्स न्यूट्रिएंट को भर भर के यूज करती है, वाई को तो यूज ही नहीं करती। तो इससे होगा क्या, जो ए टाइप की खेती है ना वो इस मिट्टी के अंदर एक्स न्यूट्रिएंट को पूरा खा जाएगी, वाई बचेगा सिर्फ। लेकिन बी वाले की बात करें तो बी वाली क्या करती है, वाई वाले को खाती है और साइड बाय साइड एक्स प्रोड्यूस कर जाती है। तो एक साल अगर मैं वाई वाली खेती करूंगा तो वाई वाली खेती में मैं क्या देखूंगा कि वाई वाली खेती अगर मैंने करी तो वो वाई न्यूट्रिएंट खा रही है जो कि भरा पड़ा है, उसका भी यूज हो जाएगा। और साइड बाय साइड जो एक्स वाली खेती है उसको भी उसने प्रोड्यूस करा। यानी कि कुछ कुछ खेतियां ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन भी साइड बाय साइड प्रोड्यूस कर जाती है हमारे खेतों में। इसकी मैंने आपको पहले ही बात करी। तो इस चीज का यूज करना। उसके बाद कहता है एग्रो फॉरेस्ट्री करना, मतलब ग्रो करना ट्रीज को, क्रॉप्स के साथ साथ भी पेड़ भी उगाना जिससे सॉइल इरोड ना हो। क्योंकि जब बगल में आप देखो बहुत से लोग ना खेतों के बगल में चारों तरफ पौधे भी, पेड़ पौधे उगा के रखते हैं जिससे हवा भी होती है, सॉइल को इरोड नहीं करती। कहीं पे बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है ना, वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो उस चीज के लिए जैसे एक पूरा मेरे खेत का फील्ड है, इस फील्ड के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा देना जिससे मिट्टी वहीं रहे, क्योंकि जड़ें उसको कंट्रोल करके रखती है अपने आसपास, वो एक यूज करना। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है, ऐसी खेती करना जिससे ज्यादा मतलब खेती भी अच्छी हो और ज्यादा डैमेज भी ना हो, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज
अपनाओ, सब्सिडीज देगी गवर्नमेंट आपको, ठीक है ना, जिससे आप बेटर टेक्निक्स अपनाओगे, सरकार थोड़ी मदद करे आपकी। और एजुकेशन दे, एजुकेशन किस बारे में दे कि सॉइल की हेल्थ को और वाटर को आप मैनेज कर सको, ताकि आप इंप्रूव कर सको फार्मिंग प्रैक्टिसेस। क्लियर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक आया लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पालमपुर में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फार्मर्स में जो है बटा हुआ है, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ बहुत छोटी खेतियां हैं, कुछ मीडियम है, कुछ लार्ज फार्मर्स है डिफरेंट टाइप्स के। तो आओ एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखो ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस कुछ नहीं है, रिवीजन हो जाएगी इनकी। स्मॉल फार्मर्स हमने अभी भी पढ़ा, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन हो, ठीक है ना, या फिर मान लो 2 हेक्टेयर के आसपास जमीन है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन पालमपुर में यही है। अब देखो ये हमने पहले नहीं पढ़ा ना, तो इसमें थोड़ा और डिटेल्ड में चलेंगे। बोलता है ये गरीब किसान जो है इनके पास लिमिटेड एक्सेस है कैपिटल का। लिमिटेड एक्सेस मतलब समझ रहे हो, मतलब इनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। इनके पास जो पैसा होता है ना मॉडर्न इक्विपमेंट खरीदने का, सीड्स फर्टिलाइजर खरीदने का, ज्यादा पैसा नहीं है, गरीब है ना बेचारे, छोटे किसान है। दे मेनली डिपेंड ऑन फैमिली लेबर, फैमिली की लेबर पे डिपेंड करते हैं, और इन्हें जमीन मनी लेंडर से या बड़े बड़े किसानों से, जमींदार जो हो गए, उनसे नेसेसरी इनपुट्स जैसे कि सीड फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है उधार में। तो मुझे उधार दे दो, अच्छी खेती होगी, मैं आपको खेती दे जाऊंगा या फिर थोड़ा पैसा दे दूंगा। जनरली गांव में खेती होती है कि थोड़ा अच्छा गेहूं निकले तो मुझे गेहूं देकर जाइए। दे यूजुअली ग्रो फूड क्रॉप्स फॉर देयर फैमिली एंड ओनली सेल इफ देयर इज एनी सरप्लस। मतलब ये सिर्फ वो फूड क्रॉप्स ही उगाते हैं, कोई ऐसी क्रॉप्स नहीं उगाएंगे जैसे कपड़े वपड़े की कोई खेती नहीं करेंगे, क्योंकि वही उगाएंगे जो इन्हें खाने के लिए बनाना है। और फिर जब वो खेती हो जाएगी तो अगर बाय चांस कोई सरप्लस बचा तो उससे थोड़ा बेच बाच के अपना पेट पूजा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, क्योंकि ये स्मॉल फार्मर्स है तो इनके पास ज्यादा बचेगा भी नहीं। चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल फार्मर। अब स्मॉल फार्मर क्या चैलेंजेस फेस करते हैं कि अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यही फेस करते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास तो जमीन कम है। बड़ा वाला थोड़ा ना चैलेंज फेस करेगा जिसके पास ज्यादा जमीन है, मतलब इनकी जब छोटी जमीन है और वो ना थोड़ी सी लेस फर्टाइल भी होती है। अच्छा छोटी जमीन में प्रॉब्लम क्या है आप बता सकते हो, आप में से कोई गांव का हो या गांव में देखा हो आपने, छोटी जमीनों का प्रॉब्लम क्या है बताओगे, आप बताओ। एक तो ये पॉइंट भी है, उसके साथ साथ एक ये पॉइंट भी है, जब आपके पास छोटी जमीन होती है तो उस पर ज्यादा पैदावार नहीं होती। ज्यादा पैदावार इन द सेंस जब आपके बड़े खेत होते हैं ना तो अच्छी खेती हो पाती है। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ आओ इस रूम में क्रिकेट खेलते हैं, आप बोलोगे भैया ढंग से खड़े भी नहीं हो पाएंगे, सामान आप पूरे घर का बाहर रख दोगे तब जाके भी थोड़ी सी जगह बचेगी, बॉल डालते ही यहाँ पहुंच जाएगी। क्या मतलब, और वहीं अगर हम इसको डबल ट्रिपल कर दें अब बोलोगे भैया अब जाके थोड़ी सी जगह बनी है, फिर हम उसको 10 गुना कर दें, बोलो भैया अब जाके तो थोड़ी ठीक ठाक जगह हुई है। जिसका मतलब जो छोटे फार्मर है ना उनकी एक तो जमीन में भी, जब वो इतनी सी जमीन पे खेती करते हैं ना तो इतने छोटे से हिस्से में ही खेती हो पाएगी, फिर वहीं बड़ी जमीन होगी ना तो ज्यादा एरिया यूज हो पाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम होती है। दे मे नॉट इवन हैव रिसोर्स टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो HYV सीड्स का यूज कर सके, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर सके। और इस वजह से वो ज्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, बारिश पे डिपेंड करते हैं, फिर वो सब आती नहीं है तो बेचारों का नुकसान हो जाता है। मीडियम फार्मर जो है इनके पास ऐसे फार्मर्स है जिनके पास 2 से लेकर 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, ठीक है ना, दे हैव मोर लैंड देन स्मॉल फार्मर्स, और ये प्रोड्यूस भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत सरप्लस, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट, ऐसा अमाउंट जो घर का सारा, जैसे मान लो खेती करी, खेती करके सारा खेत जो है उससे जो भी प्रोडक्ट निकला वो सारा घर के लिए इस्तेमाल कर लिया, अब थोड़ा सा बच भी गया है अच्छा खासा, अब उसको बाहर बेच पा रहे हैं। लेकिन स्मॉल फार्मर के पास बहुत रेयरली कुछ बचता था, है कि नहीं, और इसके पास इनके पास एक ठीक ठाक सरप्लस होता है कि वो उसको मार्केट में जाके बेच सकते हैं। कहता है मीडियम फार्मर्स के पास थोड़ा बहुत पैसा तो होता है, इसलिए ये HYV सीड्स का यूज कर लेते हैं, फर्टिलाइजर और मशीन का भी यूज कर लेते हैं। ये टेम्पररी लेबर्स को भी हायर कर लेते हैं कि थोड़ा काम वाम ज्यादा पड़ रहा है तो ये रामू काकू आ जाइए जरा, थोड़ा सा समझ रहे हो, एक आध दिन के लिए मदद करा दिया, हफ्ते भर के लिए मदद करा दी, इस तरीके से। बट इनमें से बहुत सारे लोग तो अपनी फैमिली लेबर पे ही रिलाई करते हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था कि ये सारे फैमिली लेबर ही होते हैं इसके अंदर सारे, है ना, फैमिली लेबर, ये देखो है ना, ये सारे फैमिली लेबर ही होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
दे कैन, हाँ वही चीज। अब आगे चलते हैं, चैलेंजेस फेस्ड बाय मीडियम फार्मर। इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम इनको ये फेस करनी पड़ती है कि दे हैव मोर लैंड एंड रिसोर्सेज, दे स्टिल फेस चैलेंजेस, फिर भी इनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो लार्ज फार्मर्स के ऊपर बात करनी स्टार्ट करते हैं। फार्मर्स विद मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन होती है वो लार्ज फार्मर्स कहलाते हैं। दीज फार्मर्स आर द वेल्दीएस्ट इन पालमपुर, ये पालमपुर में वेल्दीएस्ट लोग हैं। विद एक्सेस टू लार्ज प्लॉट्स ऑफ लैंड, गुड्स एंड कैपिटल एंड द एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न फार्मिंग एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये लोगों के पास देखो जमीन अच्छी खासी है, अच्छा पूंजी है, गुड कैपिटल है, और इनके पास इतनी भी काबिलियत है कि ये मॉडर्न फार्मिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? इसके बाद अगर हम आगे चलें, लार्ज फार्मर्स टाइपिकली या टिपिकली हायर लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फार्म। अब देखो बड़े बड़े किसान है, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की ज़मीन है, तो उन्हें क्या करना पड़ता होगा? तो उन्हें लेबर चाहिए अपनी ज़मीन पे काम कराने के लिए। एज दे कैन अफोर्ड टू पे वेजेस, और वो वेजेस को अफोर्ड कर सकते हैं, लोगों को दिहाड़ी दे सकते हैं, तो वो दिहाड़ी दे के लोगों से अपने खेतों में काम कराएंगे। दे ग्रो अ वाइड वेराइटी ऑफ HYV सीड्स। अब खुद सोचो, पैसा भी बहुत है तो कौन सी सीड्स उगाएंगे? और क्या वो अपना इतना सारा ज़मीन पे अपने खुद का घर पालने के लिए खेती करेंगे, या सारा जो सीड्स जो भी प्रोड्यूस करेंगे अपने घर के लिए करेंगे? नहीं, वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए, आगे जाके बेचने के लिए। एंड हैव अ लार्ज सरप्लस, और उनका सरप्लस भी लार्ज होता है, बहुत पैसा कमाते हैं, और फिर वही जो भी सरप्लस होता है उसको मार्केट में बेचते हैं और फिर क्या कमाते हैं? प्रॉफिट। चैलेंजेस फेस्ड बाय लार्ज फार्मर्स, जो लार्ज फार्मर्स हैं वो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? देखो, डिस्पाइट हैविंग मोर लैंड, लार्ज फार्मर्स में स्टिल फेस इकोनॉमिक रिस्क ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन क्रॉप प्राइसेस। एक रिस्क उन्हें हो सकता है कि देखो अमीर है, अमीर इंसान को क्या दिक्कत? अमीर इंसान को एक दिक्कत हो सकती है कि कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमिक रिस्क हो जाता है, मतलब फ्लक्चुएशन इन क्रॉप प्राइसेस। जो क्रॉप के दाम हैं मार्केट में, वो हो सकता है जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी इतने में बिकेंगे, हो सकता है उससे कम की उम्मीद में बिकें, और जब उससे कम की उम्मीद में बिकेंगे तो फिर आप मान लो, आप सोचो कि गेहूँ 10 रुपये किलो बिकेगा, मार्केट में गए इस वक्त 5 रुपये में बिक रहा है, तो फिर आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि आपने सारा बिजनेस में रिस्क इतना बड़ा उठाया था कि बड़ा बड़ा मुनाफा होगा, और वो बड़ा मुनाफा नहीं हो रहा, तो हो सकता है वो भी लॉस में आ जाए। क्योंकि एक बड़ा व्यापारी, उसके पास बड़ा पैसा है, वो चाहेगा कि मैं बड़े बड़े लोन्स को उठा सकूंगा, वो चाहेगा मेरे पास बड़ा पैसा है तो मैं बड़ा रिस्क लेता हूँ बड़ा पैसा कमाने के लिए, और वो अगर मान लो उल्टी सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन पड़ गई, तो फिर उसको भी लॉस हो सकता है। दूसरा, दे में रिलाई ऑन एक्सटर्नल लेबर, क्या वो खुद पे रिलाई करते हैं? खुद की लेबर पे नहीं, बाहर की लेबर पे रिलाई करते हैं। और कुछ लार्ज फार्म्स जो है ना, उनके पास एक्सप्लॉयटेशन भी होता है लैंडलेस लेबर्स बाय पेइंग लो वेजेस। तो देखो, एक ये प्रॉब्लम होता है, ये तो खैर लार्ज फार्मर्स के द्वारा प्रॉब्लम फेस नहीं होती, बट हाँ एक्सटर्नल लेबर पे ये करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, ये एक्सप्लॉइट करते हैं लैंडलेस लेबर्स को बाय पेइंग लो वेजेस, कम दिहाड़ी में पे करके किसी को एक्सप्लॉइट करना। जनरली एक पॉइंट और लिख देना, चैलेंजेस की एक्सटर्नल लेबर पे रिलाई करते हैं, ये चैलेंजेस आप लिख सकते हो, और ये अलग से लिखा हुआ है। और कुछ फार्म्स जो है ना, वो एक्सप्लॉइट करते हैं लैंडलेस लेबर्स को, उनको कम दिहाड़ी दे के, मतलब काम पे रख लिया फिर उसको कम दिहाड़ी दी कि नहीं हम नहीं दे रहे, तो ये तो चैलेंजेस उनको फेस नहीं करना पड़ रहा है, ये तो लैंडलेस लेबर्स को चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि दे रिलाई ऑन एक्सटर्नल लेबर्स, जो हमारी एक्सटर्नल लेबर्स हैं उस पर वो क्या करते हैं? रिलाई करते हैं। ठीक है ना? रिलाई समझ रहे हो, मतलब किसी पे निर्भर हो जाना। इसके बाद चौथे आते हैं लैंडलेस लेबर, ये स्मॉल फार्मर्स हो गए, ये उनसे भी मतलब ये दिहाड़ी मजदूर है ऐसे। तो दीज आर पीपल हु डू नॉट ओन एनी लैंड, इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। ठीक है, दे वर्क फॉर वेजेस ऑन द फार्म ऑफ अदर्स, दूसरों के यहाँ पर ये दिहाड़ी पे काम करते हैं दूसरों के खेतों में, जैसे भी हमने पढ़ा लार्ज फार्मर्स के यहाँ पे। तीसरा, ये सबसे गरीब हैं पालमपुर में, और इनको लंबे समय तक काम करना पड़ता है और दिहाड़ी भी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती। दे रिलाई ऑन देयर डेली वेज वर्क, और फिर ये इसी डेली वेज वर्क पे ही निर्भर होते हैं कि रोज़ अगर दिहाड़ी से कहीं पे दिहाड़ी पे काम मिल जाएगा तो कर लेंगे, तो घर पे पैसा आ जाएगा और खाना बन जाएगा रात को।
और इनके पास ना फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। देखो भाई ना कि आज काम है कल को नहीं हुआ, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, आज पैसा है कल को नहीं हो सकता। सिंस दे डू नॉट ओन एनी लैंड एंड मे नॉट ऑलवेज फाइंड वर्क, वही देखो इनके पास ना तो खुद की जमीन है और ये हो सकता है इन्हें कभी काम मिले और कभी काम ना मिले, तो दूसरों पे निर्भर पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा होता है कभी कल को पैसा मिल सकता है, हो सकता है कभी काम ना हो इनके पास। इनके पास चैलेंजेस, देखो इनकी बातों से ही चैलेंजेस समझ में आ गया। सिंपल सी चीज़ है, इनके पास ज़मीन नहीं है, इसका मतलब इनके पास परमानेंट इनकम तो होगी नहीं, या फिक्स्ड इनकम तो होगी नहीं, ठीक है ना। बेरोजगारी समझ रहे हो ना, क्यों फेस करेंगे बेरोजगारी। नेक्स्ट, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कि कैपिटल की क्या ज़रूरत पड़ती है, या कैपिटल जो भी पूंजी है उसकी कैसे ज़रूरत पड़ती है हमारी फार्मिंग में। बोलता है फार्मिंग में कैपिटल्स का मतलब, पैसे का मतलब, पूंजी का मतलब पैसा है, मनी है, टूल्स है, जो भी आप खेती कर रहे हो उसके लिए यंत्र क्या चाहिए आपको, या मशीन आपको क्या चाहिए, जैसे ट्रैक्टर हो गए ये सब चीज़ें, या कुछ और रिसोर्सेज भी आपको चाहिए रहते हैं वो, ठीक है ना। ये सब आपको फार्मिंग एक्टिविटीज़ करनी है तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है आपको। और ये आपका फार्मिंग सक्सेस होगा या फार्मिंग आपकी खेती आपकी अच्छी होगी, इसके रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, अच्छा फार्मिंग का सक्सेस हो सकता है, डिपेंड करता है आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन हो तो सकता है। इट हेल्प्स टू बाय द नेसेसरी इनपुट एंड इन्वेस्ट इन द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन। देखो वही चीज़ कि अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो इससे क्या होगा, जायज़ बात है, जो भी इनपुट है, इनपुट मतलब जो भी आप एक खेती में सामान लगा रहे हो उस चीज़ में मदद मिलेगी, और इन्वेस्ट करने में टूल्स या टेक्नोलॉजी, कोई भी आप ट्रक खरीद रहे हो, सॉरी ट्रैक्टर खरीद रहे हो आप कोई भी, जिससे आपकी खेती अच्छी हो सकती है, उन चीज़ों के लिए आपको ये मदद करता है। यानी कि जो भी आपको प्रोडक्शन करनी है उसके लिए इनपुट चाहिए, सामान लगाना है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपको एक खिलौना बनाना है या आपको एक क्राफ्ट का भी वर्क करना है तो आप उसमें इनपुट्स लगाते हो और वो आपकी कॉस्ट होती है, पैसा होता है। अगर आपके पास वो अच्छा है तो आपके पास ये तो है कि आपके पास रिजल्ट अच्छा आएगा। यानी कि आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा अगर अच्छा है तो जायज़ बात है कि चीज़ें तो अच्छी बन सकती है। डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर कि क्या आप ढंग से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप काम ढंग से नहीं करोगे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ चांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि हाँ अच्छा पैसा है मतलब अच्छी खेती हो सकती है। और पालमपुर में कैपिटल एक मेजर फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है द काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड यूज्ड। और देखो वही ना सिंपल, पालमपुर में कैपिटल जो है ना वो एक मेजर फैक्टर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, जो ये बताता है कि फार्मिंग के मेथड आप कौन से इस्तेमाल कर रहे हो। यानी कि आप खेती करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, एक होता है ना टेक्नोलॉजीज यूज करना, एक होता है बेसिक पुराने तरीके से चलना जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं हो तो पुराने तरीके से चलो, पानी के बारिश के ऊपर निर्भर रहो, पुराने टूल्स का यूज़ करो, नए हैं तो नए ट्रैक्टर लाओ, नए सीड्स लाओ, HYV सीड्स। पैसा ज़्यादा है तो अच्छा कैपिटल है तो मतलब अच्छा आपके पास सीन हो सकता है कि आप अच्छा ग्रो कर सको। तो अब वही चीज़ कि कैपिटल कितने टाइप्स की होती है फार्मिंग में, तो ये देखो क्या हमने ऑलरेडी पहले नहीं पढ़ रखा है, ये सब वही चीज़, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ये हमने जब पढ़ा था, जब हमने 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, तो उसमें हमने अब हम बात कर रहे हैं। अब देखो ना 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट करा, लैंड हमने पढ़ लिया, लैंड में हमने कितने टाइप के फार्मर्स होते हैं जिनके पास 3-3 4-4 तरीके की लैंड्स होती है वो पढ़ लिया। लेबर पढ़ लिया हमने, लेबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स। फिर अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कैपिटल, लैंड, लेबर, अब तीसरा पढ़ रहे हैं कैपिटल के बारे में। तो पूंजी में आपकी 2 तरीके की पूंजी होती है, उसको हम डीपली पढ़ रहे हैं। तो कैपिटल की अगर हम बात करें तो कहता है देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर इन फार्मिंग। फार्मिंग में 2 मेन तरीके की कैपिटल चाहिए होती है, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। आप बता सकते हो फिक्स कैपिटल जो लंबे समय में फायदा देती है, ऐसा इनपुट या ऐसा पैसा लगाना जो आपको लंबे समय तक फायदा दे, और वर्किंग कैपिटल जो आपको छोटे मोटे समय के लिए चीज़ें चाहिए हो, जो लंबे समय के लिए आप पैसा, फिक्स कैपिटल के लिए पैसा भी लंबा चाहिए, ज़्यादा बड़ा चाहिए, क्योंकि जब आप लगाओगे तो लंबे समय के लिए फायदा। अगर मैं एक ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मान लो एक बिजनेस है, तो इसमें फिक्स कैपिटल क्या हो सकता है, ये लैपटॉप हो सकता है, ये टीवी हो सकता है। लेकिन अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो हो सकता है जो मार्कर है या मार्कर की इंक है वो टाइम टू टाइम यूज होती है फिर खत्म हो जाती है। फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल में फर्क समझ में आया। मोस्टली फिक्स कैपिटल तो ऐसी होती है जो एक जगह पे फिक्स्ड रहती है, ये भी एक एग्जांपल पढ़ सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। तो देखो आपको बोलता है ये लॉन्ग टर्म असेट्स है, लंबे समय तक फायदा दे। लॉन्ग टर्म असेट मतलब ऐसी संपत्ति जिसमें आप पैसा लगाओ और वो आपको लंबे समय तक फायदा दे।
ठीक है ना। ये देखो बोलता है ना, ये कुछ साल तक, सेवरल ईयर्स तक तो ये कंट्रीब्यूट करती हैं प्रोडक्शन में, ठीक है ना। और इसके अंदर आ सकता है आपका लैंड, जमीन। जमीन अगर मैं खरीद लूं और फिर उसमें खेती करूं तो वो जो मेरी लैंड हो जाएगी वो मेरी पूंजी है, कैपिटल है। या फिर टूल्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना, या प्लग्स या ट्रैक्टर्स, ये सारी चीजें जो हम टूल्स यूज करते हैं, जो बड़े बड़े यंत्र होते हैं, जो सस्ते में नहीं खरीदे जाते, महंगे खरीदे जाते हैं और लंबे समय तक इनकी जिंदगियां होती हैं, ठीक है ना। तीसरा मशीन हो गया, ठीक है ना। और चौथा इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे कभी कभी हैंड पंप लगा देते हैं, या फिर आप वो हम ड्रिप सिस्टम देखा था हमने, इरिगेशन सिंचाई करने के लिए खेतों में ड्रिप सिस्टम नहीं लगा देते, या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा देते हैं हम पानी की सिंचाई करने के लिए। क्या वो आप 1 साल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो क्या वो उसकी कॉस्ट सस्ती होती होगी क्या? नहीं, महंगी कॉस्ट है, टाइम लगता है बनने में और लंबे समय तक फायदा भी देती है। तो वो सारी चीजें जो है हमारी फिक्स कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये ऐसा पैसा होता है, शॉर्ट टर्म मनी होता है, जो फार्मर हर सीजन टू सीजन यूज करता है एक पर्टिकुलर टाइम। जैसे मान लो, ध्यान से देखना अगर हम बात करूं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल देखो बड़े ध्यान से समझना। क्या हुआ इसके, वर्किंग कैपिटल क्या है, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात। तो ऐसा जो, जैसे मान लो फार्मिंग कर रहे हैं, तो फार्मिंग करना है, तो फार्मिंग में क्या होता है, सीजन टू सीजन, हर साल जो फार्मर्स है वो जैसे सीड्स खरीदता है, तो जो सीड्स खरीदे, क्या वो 1 साल खरीदेंगे फिर वो 10 साल तक काम आते हैं क्या, या 20 साल तक काम आते हैं क्या? नहीं, वो उसी सीजन काम आएंगे। कोई भी आप मेन्योर खरीदोगे, खाद खरीदोगे, फर्टिलाइजर खरीदोगे, पेस्टिसाइड्स खरीदोगे, कुछ भी, वो सिर्फ उसी साल काम आएगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे शॉर्ट टर्म की चीजें होती हैं, शॉर्ट टर्म का मनी जिसमें आप यूज करते हो, हर सीजन लगाते हो पैसा, वो सारा आपका वर्किंग कैपिटल है। अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूँ तो मैं अगर मार्कर लेकर आ रहा हूँ तो वो साल भर साल नहीं चलेगा, वो मैक्स टू मैक्स 5 महीने 6 महीने छोटे मोटे टाइम के लिए, या एक मार्कर की इंक, तो वो मेरी कैपिटल तो है, बिजनेस में यूजफुल तो है, लेकिन वो वर्किंग कैपिटल है। समझ में आया? ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये एक्सपेंस ऐसे हैं जो यूज्ड अप होते हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करते टाइम इसको यूज करते हैं हम, ठीक है ना। एग्जांपल है, जैसे अगर फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग में सीड्स जैसे HYV सीड्स का यूज करना, ठीक है ना। फर्टिलाइजर का यूज करना, फर्टिलाइजर आप खरीदोगे तो उसी साल काम आएंगे खेती के लिए, हर साल थोड़ी ना काम आएंगे। वाटर की कॉस्ट, वाटर कॉस्ट मतलब जो पानी आप ले रहे हो कहीं ना कहीं से, तो उसकी कॉस्ट हो जाए, ठीक है ना। तो देखो वही ना, पेइंग द यूज ऑफ वाटर, ट्यूबवेल्स को जब आप यूज करते हो तो उसकी कॉस्ट जो भी आई है उसका पैसा कराना, ठीक है ना। और लेबर कॉस्ट, अब लेबर कॉस्ट, आप लेबर को आज दिहाड़ी का आज ही पैसा दोगे ना, या इस सीजन का ही पैसा दोगे, ये थोड़ा ना आप अगले 5 सीजन के लिए उसको खरीद लोगे, ऐसा थोड़ा ना हो सकता ना। तो वही लेबर कॉस्ट, ठीक है ना, जो आपको मदद करेगी प्लांटिंग में या वीडिंग में या फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे। क्लियर है? तो यहाँ हमने पढ़ लिया, लैंड भी कंप्लीट कर लिया, लेबर भी कंप्लीट कर लिया, और अब हमने कैपिटल भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर फार्मर्स, अगर हम फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स के जो सोर्सेज हैं ये क्या होते हैं? सोर्सेज समझ रहे हो, सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर फार्मर, मतलब जैसे मैं फार्मर हूँ तो फार्मर को पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, तो उसके लिए क्या सोर्सेज, कहाँ से ला सकता हो पैसा? तो एक है पर्सनल सेविंग, खुद का कुछ बचा रखा हो वो ले आएगा, या फिर लोन्स एंड बोरोविंग्स, लोन ले ले कहीं से या उधार ले ले कहीं से, या फिर अब देखो लोन्स कौन कौन देता है उसमें देखो लिखा हुआ है, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर जो बड़े बड़े जमींदार हो गए या फिर बड़े बड़े लोग हो गए गांव में, जो जिनके पास पैसा होता है, जो उधार देते हैं। क्या आपको पता है हिंदी में क्या कहते हैं उन्हें गांव में? सही है। तो ये जो मनी लेंडर्स हैं, ये जब आपको पैसा देंगे ना उधार, तो ये इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको 100 रुपये उधार दिए जमींदार ने, और आपको वो कहे मान लो कि मैं इस पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो आपको 100 रुपये पे जब आप एक्स्ट्रा पेमेंट जब वापस करने आओगे तो 100 रुपये पे एक्स्ट्रा 10 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा ब्याज। बैंक आपको लेस इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में अभी भी बहुत सारे लोग ना ज़मींदारों के पास ही जाते थे। एक ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ जी रामू शामू का लड़का है, मेरी ताई का लड़का है, या ऐसे रिश्तेदारों में कोई निकल जाता है तो उन पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है। बैंक सोचते तो बाहर के लोग हैं, पता नहीं क्या डूबा हुआ ना दे, इतने सारे फॉर्म वॉर्म गलत जगह साइन वाइन करा दे, इस तरीके से ट्रस्ट एक होता। लेकिन बैंक फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ, बैंक ने बोला कि भाई हमारे से लो लोन। कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट लोन नहीं देते, आप लोन लेते हो और वो आपको सीड्स दे देते हैं खेती करने के लिए, हाथों हाथ ही जो चीज़ें चाहिए वो बैंक के अंदर वो रखी होती है, सोचो हाथों हाथ वो दे देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो ना आ गया ना बैंक और कोऑपरेटिव्स, ठीक है ना। बैंक्स जनरली आपसे क्या करता है, कोलेटरल मतलब गिरवी रखवाता है चीजें, कि मैं आपको लोन तो दे दूंगा पर कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा, तो कोलेटरल वो चीज हो जाएगी, है ना। मनी लेंडर्स क्या होता है जनरली, वो कहते हैं कि मैं जमीन ले लूंगा तेरी,
इस तरीके से, है ना। मतलब पहले तो आपको दे देंगे लोन, फिर आप नहीं चुकाओगे तो फिर जायज़ बात है वो पकड़ेंगे आपको, पहले तो गिरवी नहीं रखवाएंगे कोई चीज़ें, क्योंकि उसको पता है एट लास्ट तो ये मेरा कर्जा जब नहीं देगा तो मैं तो ज़मीन तो खाई जाऊंगा इसकी, है ना, इस तरीके से। चलो, रिच फार्मर्स, बड़े बड़े किसानों से ले लिया, या गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली जिसमें कम दर पे ब्याज मिल रहा हो, मतलब लो इंटरेस्ट लोन मिल रहा हो, या सब्सिडीज कभी कभी दे देती है कि लो जी छूट मिल रही है, बचत मिल रही है, इस पे कर लो, है ना, इस तरीके से। क्लियर है। अच्छा, कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है फार्मिंग में? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो अच्छा रिजल्ट आ सकता है आपके पास। तो वही कि अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है फार्मिंग करते टाइम, तो आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो टेक्नोलॉजी में। अगर आपके पास पैसा होगा तो आप कौन से सीड्स लोगे? HYV सीड्स लोगे, ट्रैक्टर का यूज करोगे, बढ़िया बढ़िया तरीका अपनाओगे खेती बाड़ी करने का। तो किसी भी चीज के लिए अगर आपके पास पैसा है तो आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, अच्छे से टेक्नोलॉजीज का यूज करोगे उस चीज का बेटर रिजल्ट लाने के लिए। तीसरा देखो, दूसरा हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप्स आप यूज करोगे अगर इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट अच्छा होगा, और प्रोडक्टिविटी जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो बेहतर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंस होता है। अब कभी कभी क्या होता है, जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, उस पे सेल जब हम करते हैं तो सरप्लस का सेल पूछा हुआ है, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। जैसे मान लो मैंने खेती करी, खेती करके 100 किलो गेहूं की खेती हुई, मान लो मुझे तो सिर्फ 80 किलो गेहूं चाहिए, तो बचे हुए 20 किलो को मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाके बेच दूंगा। तो उसकी बात हो रही है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तो देखो, फार्मिंग में सरप्लस फार्म प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा जो आप प्रोड्यूस करते हो। हर फार्मर जो है जब वो अपनी जरूरत को पूरा कर लेता है तो वो सरप्लस को वो मार्केट में जाके बेचता है ताकि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। तो विच कैन बी यूज्ड टू बाय नेसेसिटीज और री इन्वेस्ट इन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो देखो क्या हो सकता है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा जब आपके पास आएगा तो उससे हो सकता है या तो आप कहीं और इन्वेस्ट कर दो उस पैसे को, या फिर दोबारे से जब खेती करोगे तो उसमें अपना इस बार अपना खुद का पूंजी लगा दो, ज्यादा लोन मत लो बाहर से। ये एक चीज हो सकती है ना। और बोलता है पालमपुर में अगर हम बात करें सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट की, तो एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो मदद करती है फार्मर्स की इनकम कमाने में। तो वही, अगर एक खेतों में आपके सरप्लस निकल रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है आपके लिए, ताकि आप क्या कर सकोगे, इनकम कमा सकोगे। यानी किसान अच्छी स्टेट में अच्छा पैसा कमा रहा है वो, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैसे सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट वर्क करता है पालमपुर में। जो भी हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट माल निकल कर आता है उसको कैसे वर्क होता है पालमपुर में। तो देखो, पहले तो व्हाट इज सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, तो हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। एक्स्ट्रा पोर्शन सरप्लस का, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन होता है सरप्लस का, या एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है जब हम इस्तेमाल कर लें और उसके बाद भी थोड़ा बहुत बच जाए, वो हमारा सरप्लस कहलाता है। क्लियर है। आपको बोला प्राइमरी सोर्स। अब देखो वो बोला ना सरप्लस कैसे निकलता है, तो सिंपल सी चीज है, सबसे ज्यादा प्राथमिक सोर्स जो है ना एक किसान का वो यही है, सरप्लस हो जाए। इंसान तो पहले तो देखो यही सोचता है वो कि एक किसान है, एक किसान अच्छा कमा रहा होगा तो कैसे ही कमा रहा होगा। तो इसका सिंपल सा रीजन है, जो भी वो खेती कर रहा है उससे अपने घर पे पेट पूजा हो पा रही है और उसके साथ साथ उसके पास कुछ एक्स्ट्रा माल बच गया, तो ये उसका सबसे पहला सोर्स है कमाने का। अगर जब वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगेगा तो मान लो मैं धीरे धीरे, जैसे मान लो मैं किसान था, 100 किलो का बनाया, 80 किलो का प्रोडक्शन घर में इस्तेमाल कर लिया, 20 बच गया, 20 मार्केट में जाके बेच दिया, पैसा आ गया। फिर अगले बार मेरे पास अगली बार खेती करने के लिए पैसा है ही, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा 20 रुपये और आ गए मेरे पास। तो मान लो अगले साल फिर मैंने खेती करी, तो फिर मैंने खेती करके ऐसे मान लो 2-3 साल में मैंने 20-20 रुपये इकट्ठा करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। अब चौथी बार मैं बड़ा ज़मींदार बन गया, अब मैं लोगों को लोन देता हूँ। तो ऐसे ही तो बनते हैं बड़े बड़े जमींदार, रिच फार्मर। समझ में आया, ये कहानी होती है। तो प्राइमरी सबसे पहला जो सोर्स होता है इनकम का, वो किसी भी किसान का यही होता है कि जब से उनका एक्स्ट्रा कमाई आने लगे, यही उनका प्राइमरी सोर्स है। कोई किसान रिक्शा चला के थोड़ी ना पैसा कमाएगा, प्राइमरी सोर्स ये थोड़ी ना कहेगा जी मेरी प्राइमरी सोर्स खेती तो मैं करता हूँ लेकिन जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मेरी मेन इनकम, वो मेरे रिक्शा चला के हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना कहेगा कोई भी किसान। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है आपको बात, समझ में आई? वही चीज। हाउ इज सरप्लस प्रोड्यूस और सोल्ड इन फार्म, हाउ इज सरप्लस प्रोड्यूस सोल्ड इन पालमपुर, मतलब जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स्ट्रा, अब उसको मार्केट में कैसे बेचते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो सरप्लस है उसको कैसे बेच सकते हैं, उसके स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले फार्मर्स जो है ना हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं खेतों की, उसके बाद उसको मार्केट में ले जाके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब जायज़ बात है, यहाँ खेतों में बगल खड़े खड़े होके पोस्टर थोड़ी ना लगाएगा कि मेरे ज़्यादा हुआ है और मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आके खरीद लेना, मेरा बगल में मकान है, देखो इस गली से पीछे जाओगे यहाँ मेरा मकान। मार्केट जाएगा वो, एक मार्केट में बिक रहा होगा। तो मार्केट में गया, अपने आसपास कोई भी लोकल मार्केट है या अपने टाउन्स या अपने विलेज के पास, या तो अब देखो कैसे
कैसे कर सकता है, ट्रैक्टर पे अपना सामान ले जा सकता है, बुलॉक कार्ट पे ले जा सकता है, रिक्शा पे, छोटी मोटी गाड़ी पे अपना सामान सारा ले जाएगा जो भी एक्स्ट्रा है, और फिर मार्केट में क्या करेगा, बेचेगा। तो देखो जो भी उसका सरप्लस हुआ है, एक्स्ट्रा हुआ है, उसको वो लोकल मार्केट में या किसी बिचौलिए को बल्क में बेच देगा, गुच्छे में बहुत सारा सामान बेच देगा। और जो भी होगा, अब देखो जो भी प्राइस उसको मिलेगा, जैसे मान लो मार्केट में भी जाएगा तो जायज बात है ना, अलग अलग प्राइस पे लोग खरीदेंगे, तो वो भी डिपेंड करता है, फ्लक्चुएट हो सकता है वो भी प्राइस। मतलब जब मार्केट में गया बेचने, तो मार्केट में जब वो गया, उसने सोचा कि मेरे पास 20 किलो एक्स्ट्रा है, 1 किलो मैं 100 रुपये में बेच दूंगा मान लो, तो 20 किलो के हिसाब से मैं कितने रुपए कमा लूंगा, 2000 रुपये कमा लूंगा, क्योंकि 1 किलो से मेरे पास है और 20 किलो टोटल बेचना है। तो उसने सोचा मैं 2000 रुपये कमा लूंगा। मार्केट में गया, पता चला 50 रुपये रेट है। वो सोचा अरे 50 रुपये में बेचूंगा तो सिर्फ मेरी कमाई 1000 रुपये। यानी कि मार्केट में जब आप जाते हो बेचने तो रेट ऊपर नीचे हो सकता है। डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। मान लो अगर कभी कभी शॉर्टेज हो गई क्रॉप की तो प्राइस ऊपर जाता है, और उस सिचुएशन में अगर मान लो कभी कभी ज्यादा हुआ तो प्राइस ड्रॉप कर सकता है। यानी कि प्राइस ज्यादा कब होता है, कम कब होता है, बड़ा सिंपल सा केस है। मार्केट में सभी बेचने आ गए एक्स्ट्रा माल, तो आप बताओ बेचने वाले ज्यादा है, खरीदने वाले ज्यादा है, बेचने वाले, यानी कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो जब सप्लाई ज्यादा होगी, यानी कि मार्केट में बेचने वाले ज्यादा ही हैं, तो उस चीज के मार्केट में डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? जैसे खरीदने वाले लोग 50 हैं और बेचने वाले 100 लोग हैं, तो बताओ खरीदने वाले, डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। तो जब डिमांड कम है और उस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, तो लोग जो है ना वो कहेंगे यार मैं चाहूँ तो इससे भी खरीद सकता हूँ, इससे भी खरीद सकता हूँ, इससे किससे भी खरीद सकता हूँ, क्यों ना मैं जाके बार्गेनिंग कर लूँ। जैसे मान लो मार्केट में सारे 100 के 100 जो भी बेचने वाले ना, सबने 10 रुपये का दाम फिक्स करा। सबने कितने का दाम फिक्स करा? 10 रुपये का। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 10 रुपये में खरीदूंगा, क्यों ना मैं किसी को ऑफर करूं कि मुझे 9 रुपये में बेच दो, 8 रुपये में बेच दो। तो मैं किसी एक किसान के पास गया, उसको मैंने बोला तो मेरे 10 रुपये तो हर जगह मिल रहा है, मैं आपसे क्यों खरीदूं? वो बोलेगा ये अच्छी क्वालिटी है। वो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, 8 रुपये में बेच रहे हो तो बेच दो। आपने उसको एक ऑफर दे दिया। अब डिपेंड करता है वो क्या सोचेगा। वो सोचेगा यार कि मार्केट में कितने लोग बेच रहे हैं, 100 लोग बेच रहे हैं और खरीदने वाले सिर्फ 50 हैं। अगर इसने कहीं और से जाके खरीद लिया तो मेरा तो पूरा का पूरा माल ऐसे ही रह जाएगा। क्यों ना मैं इसको 9 रुपये में बेच दूँ, 8 नहीं। उसने 8 दिया, मैं बोला अरे चलो 9 रुपये में खरीद लो। मेरा तो फिर भी फायदा ही हो गया ना अगर मैं 9 रुपये में भी खरीद लूंगा तो, क्योंकि मैंने तो 10 रुपये में बेच रहे थे सारे। तो सप्लाई क्या हो रही है मार्केट में ज़्यादा, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। लेकिन अगर खेती अच्छी नहीं हुई तो जो बेचने वाला है अब वो चौड़ में जाएगा, हाँ जी आ जाओ कोने मार्केट में, इतने का बेचूंगा, इससे कम बिल्कुल नहीं बेचूंगा, खरीदना तो खरीदो नहीं तो आगे जाके ले लो। अब उसको पता है इस बार बेचने वाले लोग क्या है, कम है, तो वो खरीदेगा ही। मतलब वो क्या कहते हैं, वो उससे ही खरीदेगा, किसी और से नहीं खरीदेगा, और उसको महंगे में भी खरीदना पड़ेगा। यानी कि किसी सिचुएशन में सप्लाई वाले ज़्यादा खुश, किसी सिचुएशन में सप्लाई वाले ज़्यादा दुखी। लेकिन गवर्नमेंट फिक्स प्राइस करती है, जैसे हम एमएसपी कहते हैं, जो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी इतना ध्यान रख लो, प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। तो अब समझ में आया प्राइस डिमांड और सप्लाई पे कैसे डिपेंड करता है। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? पूछना है? आगे चलते हैं। सीजनल अवेलेबिलिटी, मतलब कभी कभी जो क्रॉप्स होती हैं वो लार्ज क्वांटिटी में आपके पास क्या होती है, अवेलेबल होती हैं, जिससे प्राइस इफेक्ट पड़ता है। मतलब सीजन अवेलेबिलिटी, कभी कभी क्या होता है सीजन नहीं होता। अच्छा आप कभी भी देखो, जैसे सीजन शुरू होता है तो स्टार्टिंग में आप देखते हो आम आते हैं, अब जैसे आने वाले हैं। आप बताओ आम जब स्टार्टिंग में आने वाले हैं वो सस्ते आएंगे महंगे आएंगे? फिर एक टाइम बाद मार्केट में थोड़ा सा हो सकता है, जब हर दुकानों पे आपको नजर आएंगे तो हो सकता है कि पहले जितना तो महंगा नहीं मिले। तो समझ रहे हो, सीजन पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें। या अगर मान लो आप गर्मी का टाइम है, आपका गाजर का हलवा बनाने का मन कर रहा है, पहली चीज़ आपको फील भी नहीं आएगी, बोले भैया गर्मी में पसीनों पर छी नहीं मजा, लेकिन फिर भी बाय चांस शादियों में तो उस टाइम पे गाजर सस्ती मिलती होंगी क्या मार्केट में, क्योंकि हो सकता है भाई उसकी खेती नहीं है, तो हो सकता है महंगी मिले। जब वो सीजन होता है तब वो सस्ती मिलती है। तो सीजन पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और जायज़ बात है क्वालिटी तो मैटर करती है ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ आ गया। नेक्स्ट, अब पॉइंट है ना कि वो जो सरप्लस का माल है उसे खरीदता कौन है। ये तो हमने बेचने की बात कर ली, उसे खरीदता कौन होगा। तो अगर हम बात करें हु बाइज द सरप्लस प्रोडक्ट,
जो सरप्लस का प्रोडक्ट है वो खरीदता कौन है? तो कहता है जो सरप्लस का प्रोडक्ट है वो कौन खरीदता है? कहता है वो डिफरेंट बायर्स खरीदते हैं, अलग अलग लोग हैं खरीदने के लिए। मार्केट में लोकल कंज्यूमर जैसे आप हो गए, मैं आपको लोकल नहीं कह रहा, लोकल इन द सेंस जो आप अपने मार्केट में रह रहे हो उसके बाहर जो दुकान होगी वो लोकल शॉप है आपकी। लोकल मतलब घटिया क्वालिटी की नहीं, लोकल इन द सेंस आपकी लोकेलिटी में, आपके आसपास मोहल्ले में जो है उसे हम लोकल शॉप्स कहते हैं। तो हम जब कोई बोले ना बाहर जाके लोकल शॉप से लिया, तो कोई बोलेगा तू लेकर आ लोकल शॉप से, मैं क्यों लूँ, मैं तो ओरिजिनल अच्छी शॉप से लूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है, बुरा मत मान जाना कोई आपको कह दे ऐसे, समझ में आया ना? लोकल कंज्यूमर इन द सेंस कि जो उस मार्केट के आसपास होंगे वो लोग खरीदेंगे। दूसरा मिडल मैन एंड ट्रेडर्स, जो व्यापारी है। जैसे मान लो तो गांव में हो रही है खेती, तो गांव में थोड़ा ना लोग खरीदते होंगे, वो तो सारे खेती कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे मिडल मैन, बिचौलिए, जो सामान खरीद के आगे जाके किसी और दुकानदारों को बेच देते होंगे। या ट्रेडर, व्यापारी आते होंगे गांव में बोल और खरीदते होंगे सारा सामान और उसको शहरों में ले जाके बेच देते होंगे। तो ये लोग हो गए। अगला होलसेल मार्केट और स्टोर। तो देखो ना कौन कौन खरीद सकता है? होलसेल में खरीदते हैं कुछ लोग, बल्क में, झुंड में, गुच्छे में, बहुत सारा। और स्टोर्स मतलब आगे जाके दुकानों के स्टोर्स में बिकते हैं, इस तरीके से। बाकी लोकल शॉप्स। तो बायर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये सभी लोग बायर्स हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इसमें भी चैलेंजेस आते हैं। जो सरप्लस का माल आप बेच रहे हो तो बेचते टाइम क्या चैलेंजेस आते हैं? हाँ, पहला चैलेंजेस हमने ऊपर ही पढ़ा था, फ्लक्चुएटिंग प्राइस ऊपर नीचे होता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है? डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड अगर ज्यादा है तो चीज का दाम बढ़ेगा, डिमांड ज्यादा है तो उसका दाम कम हो जाएगा। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो लोग उसे ज्यादा खरीदने जाएंगे, तो जो बेचने वाला होगा वो इस चीज का फायदा उठा के उस चीज को और महंगा बेचेगा, है कि नहीं? तो डिमांड और सप्लाई पे पहला। दूसरा डिपेंडेंस ऑन मिडल मैन, बिचौलिए पे भी डिपेंड करता है। आपको गांव से डायरेक्ट जब चीजें मिल रही होती है यहाँ पे, मान लो एक दुकान में मैंने कहा, मान लो खेत, मेरे भाई जैसे एक ए बंदा है, इसने खेती करी, खेती करके इसने माल बेचा, इससे एक बिचौलिए ने आके खरीदा, उसने शहर तक पहुंचाया, शहर से फिर और बड़े शहर में पहुंचाया। तो ये सब बीच में जो लिंक चेन जुड़ी हुई है, ये सब किसके? मिडल मैन। जब ये एक दूसरे से खरीदते जा रहे होंगे तो ये अपना भी तो प्रॉफिट कमाएंगे। मान लो 8 रुपए का माल तैयार हुआ, पहले बिचौलिए के पास, मिडल मैन के पास गया, उसने 10 का कर दिया, 10 से अगले वाले को उसने 12 का बेचा, 12 से उसने 14 बेचा, जब आपके पास आया तब वो 20 रुपए का हो गया। तो समझ रहे हो कैसे चैलेंजेस आते हैं? तो जितने ज्यादा मिडल मैन होंगे जिस चीज पे, उसमें उतना ज्यादा लॉस होने का, मतलब आपको महंगा होने का चांस है। क्लियर है? अगला लिमिटेड एक्सेस टू बिगर मार्केट्स। तो एक बेचने में भी ये प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बड़ी बड़ी मार्केट्स में हम एक्सेस नहीं ले पाते, ज्यादा बड़ी मार्केट्स में हम एंटर नहीं कर पाते। देखो ना, सम फार्मर्स जो हैं वो, जायज बात है, वो अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने सरप्लस को टू बिगर और मोर प्रॉफिटेबल मार्केट, जो रिस्ट्रिक्ट कर देती है एबिलिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट। देखो वही है, जैसे फार्मर्स जो है ना, उनके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो बड़ी डायरेक्ट मार्केट। अब देखो जितने का आप गेहूं या खरीद रहे हैं, कुछ भी है, ये अगर किसान डायरेक्ट आपको बेचे ना तो बहुत अमीर हो जाएगा वो। क्यों? या मान लो जो भी चीजें कहीं पे भी बन रही है, कोई भी चीज, कुछ भी, अगर आप जीन्स टी शर्ट की जो भी आपके आसपास फैक्ट्री हो, वो आप सब नोटिस करो, जो जीन्स सब बन के तैयार हो रही है एक अच्छी अच्छी कंपनी की भी, वो 500-600 में प्रोड्यूसर बेच देता है, लेकिन वही मार्केट में जाके 1400-1500 रुपए की कहीं नहीं जाती। 900 रुपए का अगर वो 400-500 रुपए की जीन्स डायरेक्ट वो मार्केट में जाके किसी कंज्यूमर को बेच दे, 1000 में भी बेच दे, 800 में भी बेच दे, तो उसका फायदा है। जब वो 400-500 की किसी दूसरे होलसेलर को बेचता होगा तो कितने बेचता होगा? 600 रुपए में हद से, 700 रुपए में हद से, 1000-1200 में थोड़ा ना बेचता होगी। 1000-1200 में पता है कौन बेचता है? रिटेलर, जो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो मेन इनकम जो है ना वो रिटेलरों की होती है, ये बड़े बड़े होलसेलरों की होती है। लेकिन जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, जो चीजों को बना रहा है, वो ज्यादा नहीं कमा पाता, कि जब वो बनाता है उसके बाद वो किसी बड़े होलसेलर को बेचेगा, फिर होलसेलर से होलसेलर, होलसेलर से दूसरे होलसेलर, ऐसे होलसेलर जा जाके फिर रिटेलर के पास आता है। तो वो इतने पहुंचते पहुंचते प्राइस बढ़ता है। तो अगर डायरेक्ट सोचो किसी से डायरेक्ट जाके खरीद लो तो फिर वो चीज़ सस्ती नहीं मिलेगी। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, लिमिटेड एक्सेस टू बिगर मार्केट। किसानों के पास डायरेक्ट बड़ी मार्केट में नहीं घुस सकते, वो कैसे घुसेंगे? उनको नॉलेज ही नहीं है। वो तो बस इतना सोचते हैं बगड़ जाके किसी मिडल मैन को बेच दिया, वो आगे जाके चीज़ों को बिकवा देगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्टोरेज का भी इशू होता है, बंदे के पास ज़्यादा जगह नहीं होती स्टोरेज की, वो सोचता है सस्ते में बेच बाच के ख़त्म करो। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है हमारे पास। क्लियर है? इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है, समझ रहे हो? इम्पोर्टेंस सिंपल सी है, इस चीज इम्पोर्टेंस समझ रहे हो? जो भी आप एक्स्ट्रा माल, सरप्लस जो भी आप बेच रहे हो, उसका इम्पोर्टेंस क्या है?
उसका फायदा क्या है? तो ये फायदा सिंपल सा है, 2 फायदे लिखे हुए हैं यहाँ पे, 2-3 फायदे। एक तो फार्मर्स की इनकम होती है, फार्मर को फायदा होता है, इनकम आती है फार्मरों के पास। दूसरा, इकोनॉमी हमारी ग्रो करती है, हमारा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा। गाना नहीं सुना आपने, है ना, वो चलता है। जनरल सी बात है, अगर एक देश में ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा इनकम आएगी, तो इकोनॉमी आपकी ग्रो करेगी, आपका देश ग्रो करेगा, ठीक है ना। तीसरा, फार्मर्स फिर से क्या कर सकता है? री इन्वेस्टिंग। क्या उसे लोन लेना पड़ेगा? नहीं, जो भी इनकम हुई है उसके एक्स्ट्रा वो सब वो उसी के अंदर लगा देगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती है, क्लियर है। इसके अब हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में पढ़ा था इस चैप्टर में कि पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी होती हैं। तो उसके अंदर क्या क्या होता है? तो सबसे पहला देखो, आपको लिखा हुआ है डेयरी फार्मिंग, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ जी, सबसे पहला लिखा है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग मतलब वही दूध, है ना, दूध दही, दूध वाला एक्टिविटीज सारी। तो डेयरी इज अ मेजर नॉन फार्मिंग। अगर जैसे मान लो नॉन फार्मिंग हो रही है, तो उसमें सबसे बड़ा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो डेयरी फार्मिंग है, ठीक है ना। और ज़्यादातर किसान इसके अंदर भैंस और गाय के दूध की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। द मिल्क इज सोल्ड इन नियर बाय टाउन्स। उसके बाद इसको पड़ोस के गांव में बेच दिया जाता है। डेयरी फार्मिंग जो है ना, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ना कि सिर्फ फार्मर को, बल्कि ऐसे लेबर्स को भी जो जानवरों को फीड करते हैं, उनका क्लीन करते हैं, उनका जो भी शेड्स होता है, या फिर मिल्किंग द काउज एंड बफेलोज, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है सिर्फ किसान लोग ही जरूरी नहीं है कि ये काम करें, उसके अलावा और भी लोग ये काम कर सकते हैं, लेबर्स भी वो काम कर सकती है। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, अब देखो मिल्क डेयरी फार्मिंग हो रही है तो उससे मिल्क के प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे कि मक्खन, दही, घी, और इसको फिर लोकल मार्केट में बेच दिया जाता है। कभी कभी तो बड़े बड़े शहरों में भी, जैसे देसी घी की बड़ी डिमांड होती है। आपके आसपास गांव में, या आप कहीं गाँव में जाओ तो आप देसी घी लेकर आते होगे बना बनाया, या फिर आपसे कोई देखोगे, आप किसी से मांगते होगे कि यार आपके गाँव में कोई ताज़ा ताज़ा घी हो तो दिलवा दो। इस तरीके से चीज़ें होती है, बिकॉज उनकी डिमांड होती है। और उसके अलावा कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे घरों में छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं खोल लेते, उस टाइप से कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी है। कहता है इसके अलावा कुछ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं जो पालमपुर में ऑपरेट करती हैं, जैसे पॉटरी हो गई। पॉटरी मतलब कुछ विलेजर्स जो होते हैं वो पॉटरी डेली यूज पे यूज करते हैं, जैसे कि पॉट्स बनाना, कप बनाना, डिशेस बनाना। मतलब जनरली कुछ भी नहीं है। पॉटरी क्या होती है? अरे जैसे हम वो कहते हैं कुम्हार, कुम्हार कहते हैं इसको हिंदी में, जो मटके का काम करते हैं उन्हीं तो कहते हैं। तो वो चीज़, बर्तन बनाना, समझ रहे हो। हाँ जी। उसके बाद वीविंग, मतलब कुछ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ये भी आ जाता है, जैसे कि कपड़े बुनना, है ना। वो अपनी अपनी फैक्ट्रियों में देखो, अपने छोटे घरों में या तो कलाकारी करके या फिर लूम्स पे जो इस्तेमाल करते हैं हम, उससे कपड़े को बुनते हैं। एक ये तरीका हो गया। उसके बाद जैगरी। जैगरी कुछ नहीं होता, शुगर केन से आप पॉपुलर स्वीट्स जो बनाते हो इंडियन हाउस होल्ड में, उसको हम यूज़ करते हैं। जैगरी एक हो गया। या फिर पालमपुर में छोटी सी फैक्ट्री या कोटाज इंडस्ट्री भी है जो जैगरी को बनाती है और फिर पड़ोस के किसी गांव में जाकर बेच देती है, तो मार्केट्स में जाके बेचते हैं जनरली। कॉटेज इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो देयर मे बी ऑल्सो सम अदर स्केल इंडस्ट्री लाइक मेकिंग बास्केट्स, फर्नीचर्स एंड टूल। कुछ ऐसे भी यहाँ पे टूल्स बनाए जाते हैं, फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, टोकरियाँ बनाई जाती हैं। बोलता है ये इंडस्ट्री जनरली रन करती हैं स्मॉल बिजनेस ओनर्स के द्वारा, मतलब छोटे छोटे ओनर इनको चलाते हैं। और इम्पोर्टेंट है ये गुड्स प्रोवाइड करते हैं, सामान, और साइड बाय साइड जॉब भी प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि मान लो थोड़ी बड़ी फैक्ट्री अगर खोल ली तो इंडस्ट्री खुल जाएगी उससे, इस तरीके से। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में काम किया जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पालमपुर की इकोनॉमी में, क्योंकि देखो आपको पता है ट्रांसपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए भी, या फिर सिटी हो या विलेज हो, कुछ भी। विलेज जो है ना वो अच्छा खासा डेवलप सिस्टम है, एक जगह से दूसरी जगह अच्छे से सामान पहुंच जाता है वहाँ पे, ठीक है ना। रिक्शा या बुलोक कार्ट या ट्रक जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेशली जो भी सामान सरप्लस में बनाया जाता है उसको आपने देखा होगा, सरप्लस को फिर शहरों में जाके बेचते हैं, मार्केट में जाके बेचते हैं। तो जब उन्हें मार्केट में जाके बेचा जाता है, उसी को हम किसके थ्रू ले जाते हैं? रिक्शा या बुलोक कार्ट के द्वारा या ट्रक के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे विलेजर्स जो है ना वो ड्राइवर के तौर पर भी काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं या ट्रक भी चलाते हैं, जो दूध दही इन सब चीज़ों को आगे से इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना।
ये इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है बहुत सारे लोगों को, और स्पेशली उनको जो लैंडलेस लेबर है। मान लो जिसके पास खेती ना, देखो हर इंसान गांव में रह रहा होगा, उसको खेती तो आती होगी, लेकिन मान लो हो सकता है उसके पास जमीन ना हो, तो वो कोई ऐसा काम ढूंढेगा ना जिससे उसको खेती ना करे, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम सीख लेगा, इससे क्या पैसा कमा सकता है वो। खुद के खेत तो है नहीं, दूसरे के खेतों में जाके ज़्यादा अच्छी दिहाड़ी नहीं मिलती, इससे बढ़िया ड्राइविंग या कुछ और काम कर लेगा, हो सकता है ज़्यादा पैसा मिल जाए इस तरीके से, और इससे एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, शॉपकीपिंग कर सकते हैं, मतलब व्यापार करना, खरीदना माल बेचना, खरीदना माल बेचना, या फिर शॉप दुकान रखना, ठीक है ना। तो जैसे कुछ कुछ ऐसी दुकान होती हैं जो जैसे ग्रोसरीज की दुकान हो गई, है ना, जो डेली खाने पीने की चीज़ होती है, या कपड़ों की दुकान हो गई, या कोई बीज या फर्टिलाइजर की दुकानें हो गई, क्योंकि ज़्यादातर गाँव किसान है, वहाँ पे खेतियाँ होती हैं, तो लोग आके फर्टिलाइजर खरीदते होंगे, सीड खरीदते होंगे, तो उसी की दुकान खोल ली। शॉपकीपर ये लोकल फार्मर से खरीदते हैं सामान और ट्रेडर को फिर बेच देते हैं गांव में। तो देखो हो क्या रहा है, शॉपकीपर जो है दुकानदार, वो किसानों से सामान खरीदते हैं या ट्रेडर से खरीदते हैं और उसको गांव में लोगों को बेचते हैं। जैसे मान लो किसी किसान से गेहूं खरीदे और उस गेहूं को एक दुकान में जाके रख दिया और फिर बेचने शुरू कर दिए, इस तरीके से। गेहूं मतलब आटा मान लो, इस तरीके से। लोकल ट्रेडर भी एक इंटरमीडियरीज का काम करते हैं। इंटरमीडियरीज मतलब बिचौलिए, इंटरमीडियरीज मतलब बिचौलिए। बिचौलिए मतलब जैसे मान लो ये इंसान बना रहा है और ये इंसान को चाहिए, तो ये डायरेक्ट इसको नहीं बेचेगा, मतलब डायरेक्ट बेच कह सकता है, ये गांव में बेचारा कहाँ दूर दूर है, कहाँ कहाँ। आपको मान लो आपको कोई चीनी चाहिए हो, तो आप क्या क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियों में फैक्ट्रियों में जाओगे कि अंकल आप चीनी बनाते हो ना, थोड़ी सी चीनी दे देना, चाय बनानी है, 2 दिन पहले घर से निकला था, अब जाके आपके पास पहुंचो, अब घर जाके 2 दिन बाद जाके चाय बनानी शुरू करूंगा, ऐसा करोगे क्या? नहीं ना। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, उसके बीच में इंटरमीडियरीज, मिडल मैन, बिचौलिया, जो यहाँ से यहाँ सामान ट्रांसपोर्ट होने में मदद करता है, वो होने जरूरी है। तो लोकल ट्रेडर, जो ट्रेडर होते हैं ना, वो इंटरमीडियरीज मतलब बिचौलिए का काम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमारा सामान है, यहाँ पहुँचना है, तो वो किसके थ्रू पहुँचता है, इन ट्रेडर्स के थ्रू तो पहुँचता है। ये क्या करते हैं, खरीदते हैं, बेच देते हैं, इस तरीके से। जो सरप्लस प्रोड्यूस को खरीदते हैं फार्मर से और फिर उसको मार्केट या टाउन में बेच देते हैं, जो मैंने आपको बताया वही। तो बोलता है इनमें से मेनी ऑफ द लैंडलेस लेबर्स एंड स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स वर्क्स इन शॉप। ज़्यादातर लेबर होते हैं या फिर कोई छोटी दुकान जिन्होंने चलाई है, वही इस दुकानों में काम करते हैं, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें, गुड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोग गाँव में रहते हैं, तो क्या आप लोगों के गाँव में छोटी मोटी दुकानें नहीं होती हैं? वही दुकानों की बात हो रही है और कुछ नहीं। आप दुकानों में मान लो आपको कोई भुजिया खानी हो, भुजिया समझते हो, सब्जी वाली भुजिया नहीं बोल रहा, आलू भुजिया, हल्दीराम की, बिकानों की भुजिया, ये सब। या अब तो देखो गांव में भी एक बढ़िया बढ़िया दुकानें लगी रहती हैं, तो वही सारी चीज़। चॉकलेट मिलती है क्या आपके गांव में? है चॉकलेट मिलती है? हैं तो खरीद के खा ले करो, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो सर्विस एंड क्राफ्ट की बात करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सर्विस करते हैं। सर्विस मतलब किसी दूसरे के लिए काम करना। जैसे मान लो मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको जो प्रोवाइड कराता हूँ वो सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। आप कोई ऑफिस में किसी इंसान को देखोगे, वहां जाके ऑफिस में काम करता है, तो वो ऑफिस में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, समझ रहे हो। वो कोई, अब जैसे मान लो एक किसान है, किसान सर्विस नहीं बनाता, किसान गुड्स बनाता है जो दिखाई देता है आपको, लेकिन सर्विस जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्या आपको दिखाई दे रही है, महसूस हो रही है कि हाँ समझ में आ रहा है भैया, तो दिस इज सर्विस। तो सर्विस और क्राफ्ट के काम भी होते हैं। तो देखो कुछ कम्युनिटी मेंबर है, जैसे कि मान लो टेलर हो गया, गांव में ये भी तो हो सकते हैं टेलर, तो वो क्या करते हैं, वो आप कपड़ा देते हो, आपको कपड़े बना के दे देते हैं, तो ये सर्विस हो गई एक तरीके से, है ना। जो भी वो बनू रहे हैं, आपका पूरा कपड़ा तैयार हो जा रहा है, वो कपड़ा थोड़े ना बना रहे हैं, वो तो बना बनाया कपड़ा आप दे रहे हो उनको, है ना, तो वो सर्विस कर रहे हैं इस चीज़ पे। या कारपेंटर हो गए, जो फर्नीचर को रिपेयर करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, तो मान लो जो भी क्या कहते हैं कारपेंटर होगा, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो ये भी काम करते हैं। कुछ ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो मेटल या टूल्स बनाते हैं, या बर्तनों को बना के तैयार करते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। कुछ बार्बर्स हो गए, बार्बर जो मोची होते हैं, है ना, जो आपके जूतों के बाल काटते हैं, नहीं, अच्छा ऐसे बार्बर्स हो गए या टेलर्स हो गए, जो आपको पर्सनल सर्विस देते हैं पालमपुर में, बार्बर जो आपके बाल काटते हैं, ठीक है ना। और ये सर्विस जो है ना आपकी लाइवलीहुड जीने के लिए, या फिर कलाकार जो भी हो गए, या फिर जनरली आपके जो आपको गांव है उसमें आपको जीवित रहना है, आपको लाइफस्टाइल बढ़ाना है आगे, या जैसे भी जीवन जीना है, उन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरत जो भी चीज़ें चाहिए वो सब गांव में प्रोवाइड होती हैं इन सब चीज़ों के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद कहता है चैलेंजेस क्या है नॉन फार्मिंग के। जैसे हमने पढ़ा फार्मिंग में क्या चैलेंजेस थे, ऐसे ही नॉन फार्मिंग में क्या चैलेंजेस हैं। तो अगर हम नॉन फार्मिंग के चैलेंजेस पढ़ेंगे तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि अगर आप कोई छोटी सी फैक्ट्री भी खोलो, मान लो अगर आपको डेयरी फार्मिंग भी करनी है, उसके लिए भी क्या चाहिए,
गाय भैंस चाहिए, खरीद के तो लाओगे ना, ऐसा थोड़ा ना अपने आप ही पैदा होकर आपके पास आ जाएगी फिर आप पकड़ लोगे। पालते हो उसको, लोग मेंटेन करते हैं अपनी गाय भैंसों को, है ना, खाना वाना खिलाते हैं, तमीज़ से पेश आते हैं, उनको पुचकारते हैं, फिर सुबह दूध निकाल लेते हैं। कहने का मतलब है मेंटेनेंस चाहिए और कैपिटल भी, पैसा शुरुआत में पैसा चाहिए, चाहे आप फार्मिंग एक्टिविटीज़ करो नॉन फार्मिंग, पैसा तो चाहिए। ये हो सकता है किसी में ज़्यादा पैसा चाहिए हो और किसी में कम पैसा चाहिए हो। दूसरा एक ये चैलेंज है, दूसरा मार्केट एक्सेस होने का, कि देखो जो जो भी छोटी इंडस्ट्रियां हैं उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है बड़ी मार्केट से। मतलब जैसे मान लो मार्केट है, अब कोई छोटा बिजनेस खोल रखा है, तो जब कोई छोटा बिजनेस खोल के रख रखा हो तो वो बड़ी मार्केट में एकदम से जा सकता है क्या, या जो भी गांव में बिजनेस खोल के बैठे हैं क्या वो बड़ी मार्केट खोल सकते हैं कि नहीं। तो एक प्रॉब्लम होता है मार्केट एक्सेस नहीं हो पाता ज़्यादा, इनको एक ये प्रॉब्लम रहती है। बाकी एक सीजनल डिमांड ऐसी रहती है, मतलब कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे पॉटरी वीविंग हो गई, ये सीजनल डिमांड होती है, जब सीजन होता है इनकी तभी डिमांड होती है। जैसे मान लो कोई भी कपड़े की दुकान है, मान लो आप सिर्फ सर्दी के कपड़े बनाते हो, या मान लो आप सिर्फ गांव में पैंट कोट बनाते हो, तो उसकी डिमांड पूरे टाइम पे होगी कि आप पैंट कोट खरीद के क्या खेती करने जाओगे, या आप रिक्शा तांगा चलाने जाओगे, नहीं ना, शादी के लिए लोगे वो, है कि नहीं। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी एक सिचुएशन फेस करी जा सकती है। कहने का मतलब है चैलेंजेस हम क्या फेस करते हैं नॉन फार्मिंग में, पहला कैपिटल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इसके लिए भी पैसा चाहिए। दूसरा मार्केट एक्सेस, मतलब ज़रूरी नहीं है आप मार्केट, तो जैसे मान लो आप बिजनेस तो खोल के बैठ गए पर वो बड़ी जगह पे खुलना चाहिए था, मार्केट बड़ी होनी चाहिए थी, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा सीजनल डिमांड, डिमांड भी जो है वो थोड़ी सी सीजनल होती है। तो 3-4 प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है ना। कुल मिला के हमारा जो पालमपुर चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिक सा छोटा सा कुछ टॉपिक था, और अब आपको जो भी डाउट्स होंगे आप मुझसे वो क्लियर करना।